तालीम के ताल्लुक से। हम दुआ ये नहीं करते हैं कि हमारी बच्चियां आला तालीम हासिल करें, नहीं, हम दुआ ये करते हैं कि हमारी बच्चियां आला तालीम हासिल करें इज्जत के साथ में। हम दुआ ये नहीं करते हैं कि हमारी पढ़ी लिखी बच्चियों को नौकरियां मिले, नहीं, दुआ ये करते हैं कि हमारी पढ़ी लिखी बच्चियों को नौकरियां मिले इज्जत के साथ में। इज्जत से बड़ी चीज कोई नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां जिंदगी भर इज्जत से रहें, चाहे मर जाएं, तो उसके लिए हमारी बेटियों का आला तालीम याफ्ता होना जरूरी नहीं बल्कि लाज़मी। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन व हज़रात, आज की नशिस्त में मैं आप तमाम आने वाले मेहमानों का पुरतपाक इस्तक़बाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी इस नशिस्त के जो मुक़र्रिर हैं, जो मुल्क के माने जाने और मशहूर माहिर तालीम हैं, जिन्होंने मुल्क भर में तलबा व वालिदैन की रहनुमाई के लिए 3000 से ज़ायद लेक्चर्स दिए हैं, जिन्होंने असातिज़ा की रहनुमाई के लिए मुल्क भर में 150 से ज़ायद तरबियती वर्कशॉप मुनक़िद कराए हैं, जिन्होंने तालीम के उन्वान पर मुल्क भर के अखबारात में 850 से ज़ायद मज़ामीन लिखे हैं, जिन्होंने गुज़िश्ता 14 सालों से हर हफ्ता रोज़नामा इनकलाब में रहनुमा के नाम से तालीमी कालम लिखने की ज़िम्मेदारी संभाली है, जिन्होंने उर्दू वेकेशनल गाइडेंस किताब सुबह, रहनुमा, उर्दू इंग्लिश भाई भाई, मुबारक अक़वाल, जागते रहो जैसी किताबें लिखी हैं। मेरी मुराद है मुबारक कापड़ी से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने उन्वान मुस्लिम मुआशरे में तालीमी माहौल कैसे पैदा करें, इस पर ख़िताब फरमाएँ जनाब मुबारक कापड़ी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, तमाम खूबियाँ अल्लाह की हैं। ख़वातीन हज़रात, आज जिस मौजू पर मैं बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि हमारे माशरे में, मुस्लिम माशरे में, हम तालीम के लिए कैसे माहौल तैयार करें, एक तालीमी माहौल कैसे बनाएं, कैसे एक मुस्बत माहौल हमारे यहाँ पर तैयार हो, जो कई कौमों में आज हमें दिखाई देता है लेकिन बदबख्ती से हमारे यहाँ पर वो तैयार नहीं है। उसके लिए इस माशरे के हर हिस्से का, हर फ़र्द का क्या रोल है, उसके अलावा जो दूसरे अनासिर हैं वो किस तरीके से यहाँ पर हमारे माशरे में, मुस्लिम समाज में एक पॉजिटिव तालीमी माहौल पैदा कर सकते हैं, इसके ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह आज यहाँ पर तफसीली बात होगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 31 में कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए। अब ये तमाम चीज़ें और ये नाम, ये इंसान की सोच और फिक्र से बैद हैं, उससे कहीं दूर हैं। वो कुछ भी हो सकते हैं, वो फिज़िक्स, वो केमिस्ट्री, वो ओशनोलॉजी, वो एस्ट्रोनॉमी, कुछ भी हो सकते हैं। मतलब है कि अल्लाह ताला ने ये सारे नाम जो हैं वो सिखाए। इसको जानना हमको इसलिए ज़रूरी है कि ज़रा से कुछ साइंस और टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाती है तो हम फ़ौरन समझते हैं कि बहुत बड़ा ख़तरा हो गया। ऐसी बात नहीं, ये सारे उलूम अल्लाह ने सिखाए। और इसका एक मतलब ये भी हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला हज़रत इंसान का, हज़रत आदम का पहला मुअल्लिम है। पहला मुअल्लिम जो है वो अल्लाह ताला है। अब इसको इसलिए जानना ज़रूरी है कि आज बदबख्ती से
हम इस हकीकत को ही भूल गए हैं, और आज जिसकी शागिर्दी हम इस धरती पे कबूल कर रहे हैं वो है शैतान। हमें भूल जाते हैं कि सबसे पहला मौल्लिम जो है वो अल्लाह ताला है। कई और बातें भी हम दीन के ताल्लुक से भूल जाते हैं, बुनियादी बातें, और उस वजह से जो है वो हमारे यहाँ पर एक मुस्बत इल्मी माहौल, एक तालीमी माहौल नहीं बन रहा है कि इस्लाम में जो तहकीकात हैं, रिसर्च हैं, एडवांसमेंट हैं, आगे बढ़ने के जो सारे फार्मूले हैं, ज़ाब्ते हैं, इसके ताल्लुक से हमारा रवैया जो है वो इंतहाई मायूस कुन रहा है कि ये करें न करें, क्या हम इस दुनिया में इसलिए भेजे गए हैं, वगैरह वगैरह। बाकी बातें तो छोड़िए, कुरान की तरतीब के हिसाब से जो पहली आयत जिसके बगैर हमारी नमाजें नहीं होती हैं वो हमको हिदायत दे रही है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहानों का पालनहार है, जहानों का पालने वाला है। तो ये पहली आयत जिसके बगैर हमारी नमाजें नहीं होती, वो पहली आयत हमें कह रही है कि जहानों का, कि एक दुनिया नहीं, एक जहां नहीं है, और कई जहान हैं। तहकीक करो, रिसर्च करो। पहली आयत ही हमें इस दुनिया में तहकीक और रिसर्च का हुक्म देती है। एक आध दूसरी बातें और मैं बता रहा हूं कि कौन से रोड़े आ रहे हैं, कौन सी जो है रुकावटें हैं जो हमारे एक तालीमी माहौल हमारे यहाँ पर बनने से रोके हुए हैं। कई सारी कुरान की बातों की गलत तफासिर और गलत बातें हमारे जहनों में जो बैठी हुई हैं, उनमें से एक और टर्मिनोलॉजी, एक इस्तिलाह है जिसका नाम है जिहाद। दुनिया के हर लुगत में, हर डिक्शनरी में जिहाद का मतलब होता है जिद्दोजहद। और सबसे बड़ा जिहाद जो है वो ये है कि अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद किया जाए। हम सारे जिहाद की दो बातें करते हैं, कि सबसे मुश्किल जो जिहाद है उसके ताल्लुक से हम कभी अपने आप को टटोलते नहीं हैं कि ये सबसे मुश्किल जिहाद जो है क्या हम कर रहे हैं। और ये जिहाद जो करता है, अपने नफ्स से जो टकराव लेता है, टक्कर लेता है, वो यकीनन कामयाब होगा। क्योंकि अल्लाह ताला के यहाँ जो बैरोमीटर है अच्छे इंसान और बुरे इंसान का, वो सिर्फ एक ही है, एक ही शर्त है, उसका नाम है तकवा। ये इब्तिदाई बातें हम समझें ताकि तालीमी और इल्मी माहौल, एक आम तौर पर बेदारी का माहौल हमारे यहाँ पर क्यों तैयार नहीं हो रहा है, उसकी जड़ों को हम तलाश कर रहे हैं। ये माहौल बनने के लिए कभी कभी कुछ सियासी डफलियां जरूर यहाँ पर बजाई जाती हैं जिससे हम समझते हैं कि उससे माहौल तैयार होगा। ये हमारी गलत फहमी है। 2 साल पहले लगभग हुकूमत हिंद की मैं बात कर रहा हूँ हिंदुस्तानी मुसलमानों के रेफरेंस से, कि जो तालीमी कैफियत है, समाजी कैफियत है, माशी कैफियत है, उसके जानने के लिए एक सच्चर कमेटी का इनेकाद किया गया था। जस्टिस सच्चर ने एक रिपोर्ट लाई और जो हकायक सामने आ गए वो दिल दहलाने वाले थे। हम सब उससे वाकिफ भी थे वाकई, लेकिन आज हुकूमत के अपने मुंह से बातें जाहिर हो गई कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत जो है वो महार और चमार से ज़्यादा बदतर है। ये सामने जब आज़ाद शुमार आ गए, जब ये सारे वाक़यात आ गए, हम फूले नहीं समाए। हमेशा ऐसे होता है, हम जो है वजह बिला वजह आज़ादी के इन 60 सालों में हमेशा खुश होते रहते हैं कि अब आ गई कमेटी, अब इसकी रिपोर्ट आ गई है, अब सबका भला हो जाएगा। आप देख लिया आपने, सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई उसके बाद में और कई कमेटियां और बनने बाकी हैं। कोई इंप्लीमेंटेशन कमेटी बनेगी, कोई ऑब्जर्विंग कमेटी बनेगी, कोई मॉनिटरिंग कमेटी बनेगी, कोई हाई लेवल कमेटी बनेगी, कोई प्राइम मिनिस्टर लेवल कमेटी बनेगी, और 20 कमेटियां बनेंगी। और तब तक 2-3 इलेक्शंस हो जाएंगे, लोग सच्चर कमेटी को भूल जाएंगे। सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई है उससे समझते कोई तालीमी बेदारी, इल्मी बेदारी का माहौल बनेगा, गलत है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से इस समाज में, इस माशरे में 2-4 मुस्लिम एमपीज, 8-10 मुस्लिम एमएलएज, 20-25 मुस्लिम कारपोरेटर्स जरूर जन्म लेंगे, लेकिन उसके बावजूद मुसलमानों को कुछ भला नहीं होगा। ये हकीकत हमको समझने की जरूरत है कि ये इस किस्म की जो कमेटियां होती हैं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती हैं, इससे किसी किस्म का कुछ माहौल तैयार नहीं होगा। बात हो रही थी कि इस सिलसिले में हमको क्या करना है, क्या समझना है। ख्वातीन हजरात, ये तालीम का पहले एक मुसल्लस हुआ करता था, ट्रायंगल हुआ करता था, बच्चे, वालिदैन और असातिज़ा। उस ट्रायंगल का बाद में स्क्वायर हो गया, बच्चे, वालिदैन, असातिज़ा और इंतज़ामिया। वो स्कूल और तालीमी इदारे चलाने वाले जो मुंतज़मीन हैं वो भी उसके अंदर एक शामिल हो गए। उस स्क्वायर का मुरब्बे का बाद में मुखम्मस हो गया, उसके अंदर एक और आंसर जुड़ गया कि बच्चे
वालिदैन, असातिज़ा, इंतज़ामिया और माशरा, सोसाइटी, समाज। अब इस मुखम्मस का एक मुसद्दस हो गया है, हेक्सागन हो गया है कि बच्चे, वालिदैन, असातिज़ा, इंतज़ामिया, माशरा और हुकूमत, तो हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं और उसको हमको देखने की और समझने की ज़रूरत है। वरना जा बजा जो ये सियासतदान जो शोशे छोड़ते रहते हैं, जैसा अभी 2-3 सालों से एक शोशा छोड़ा जा रहा है कि अपने यहाँ पर जो है वो जिनसी तालीम, सेक्स एजुकेशन भी स्कूलों में होनी चाहिए। उनको कहना ही चाहिए था कि कुछ उसमें अक़दार की तालीम होनी चाहिए, सेक्स एजुकेशन होना चाहिए। ये बहके और भटके हुए जो सियासतदान हैं, ये इस किस्म की जो पॉलिसीज लाते हैं, इसलिए हुकूमत ये भी एक अंसर बन गया है, एक हेक्सागन है तालीम का। इसमें हर एक का अपना रोल जो है वो अहम है, और इसके ताल्लुक से हमारी अपनी बेदारी कितनी है, इस ताल्लुक से हम जल्दी जल्दी बातें करेंगे आज। भले माशरे की बात कर लीजिए, मुस्लिम माशरे की बात, क्या हम लोग जो हैं तालीम के तय कितने बेदार हैं, कितने जिम्मेदार हैं, कितने आगाह हैं, कितने बाखबर हैं, और तालीम हमारी कोई तरजीह है, प्रायोरिटी है, इसको हम समझते हैं, इसको जानने की ज़रूरत है। फ़र्ज़ कीजिए, देखिए हिंदुस्तानी मुसलमानों के सारे हालात का जायज़ा लेकर सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट दे दी कि मुसलमानों की हालात दलितों से ज़्यादा बदतर है, बुरी है। लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए यही सच्चर कमेटी के अराकीन किसी मुसलमान की शादी में गए होते और उनको मुसलमानों की हालत की रिपोर्ट जो है वो शादी की बुनियाद पर तैयार करनी होती कि भाई किसी मुसलमान के यहाँ शादी में जाओ और उसकी बुनियाद पर रिपोर्ट पेश करो हुकूमत हिंद को कि हिंदुस्तानी मुसलमानों की हालत कैसी है, तो उन्होंने क्या रिपोर्ट पेश की होती? जो शादी में गए होते उन्होंने ये रिपोर्ट पेश की होती कि मुसलमानों के पास इतने सारे जेवरात हैं कि लगता है कि मुसलमानों के अपनी सोने की कानें हैं। मुसलमानों के पास जो हैं वो बड़े बड़े मुर्गियों के फार्म हाउसेस हैं जहाँ लाखों मुर्गियाँ पाली जाती हैं और काटी जाती हैं, शादियों में बांटी जाती हैं। और मुसलमानों के पास लगता है बड़ी बड़ी टेक्सटाइल मिल्स हैं जहाँ पर बड़ी ही कीमती साड़ियाँ और बड़े ही कीमती कपड़े जो हैं वो बनाए जाते हैं। आखिर में हुकूमत हिंद को दिया होता है कि मुसलमान इंतहाई खुशहाल कौम है, उसको किसी किस्म की मदद की ज़रूरत नहीं है। वक्त वक्त ज़रूरत कभी हिंदुस्तान की हुकूमत क्राइसिस में आ जाए, किसी बहरान का शिकार हो जाए, तो हिंदुस्तानी मुसलमानों से सोना वगैरह मांग सकती है गिरवी रखने के लिए। ये जो है ये रिपोर्ट आई होती और ये वाज़ेह करती है कि हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं, हमारी तरजीहात जो हैं, उसका हमको कोई इल्म नहीं है। आज इन सारी बातों का हम सही सही जो है वो तज्ज़िया लेंगे कि आखिर क्यों, कहाँ पर रुकावटें आ रही हैं, एक तालीमी माहौल, एक इल्मी माहौल हमारे यहाँ पर क्यों नहीं बन पा रहा है। क्या हो रहा है आज़ादी के 60 सालों में, उससे पहले क्या हुआ छोड़ दीजिए। इन आज़ादी के इन 60 सालों में ये मेन बात ये हो रही है कि हर कोई ये समझ रहा है कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है, सामने वाला कर रहा है वो गलत है। जो मैं कर रहा हूं उससे एक बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा हो रहा है और सामने वाला कर रहा है उससे इनकलाब छोड़िए कोई मामूली तब्दीली भी नहीं आ रही। 60 साल से हम ये डफली बजा रहे हैं। कोई कौम 60 साल तजुर्बा नहीं करती, तजुर्बे का पीरियड होता है 2 साल, 5 साल, 10 साल। बदबख्ती से हम 60 सालों से यही कह रहे हैं मैं कर रहा हूं वो सही है, सामने वाला कर रहा है वो गलत है। आज कम से कम सिर्फ एक 10 साल के लिए हमें पॉलिसी जो है तब्दील करें और ये समझ लें कि जो स्कूलें कायम कर रहा है वो भी दुरुस्त है, जो मदारिस कायम कर रहा है वो भी दुरुस्त है, जो बच्चों की आला तालीम का इंतज़ाम कर रहा है वो भी दुरुस्त है, जो केजी बालवाड़ी आंगनवाड़ी कायम कर रहा है वो भी दुरुस्त है, जो कापियां किताबें यूनिफॉर्म तकसीम कर रहा है वो भी दुरुस्त है। उसका भी कोई अपना रोल है, उसका भी अपना कोई किरदार है। मैं सही और सामने वाला गलत, इस पॉलिसी को हमको तब्दील करने की ज़रूरत है अब। और इसके लिए हमको करना यह है, हर एक का अपना काम अहम है, इसलिए जो जिसके बस में है वो काम करता जाए, चाहे वो किसी अंजुमन का सेक्रेटरी हो या ना हो, खजांची हो या ना हो, जनरल सेक्रेटरी हो या ना हो, चेयरमैन हो या ना हो, जो जिसके बस में है वो काम करता जाए। कोई काम छोटा नहीं होता। एक बादशाह अपनी आधी सल्तनत किसी को दे देता है और एक फकीर अपनी आधी रोटी किसी को दे देता है। अल्लाह की नजर में दोनों बराबर हैं, क्योंकि उस फकीर के बस में सिर्फ यही बात थी कि वो आधी रोटी किसी को दे दे।
अल्लाह की नज़र में दोनों बराबर हैं। तो जो जिसके बस में है वो काम करता जाए। हमें मालूम है कि हमारे मुस्लिम माशरे में समाजी फलाही तालीमी काम करना आसान नहीं है, क्योंकि आज भी तमाम तरह अवेयरनेस और तमाम तरह बेदारी के बावजूद इस कौम में मुसलमानों की फलाह बहबूदी के लिए सिर्फ 2% लोग काम कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो फुल टाइम काम कर रहे हैं। और 98% लोग जो हैं वो सिर्फ नुक्ताचीनी कर रहे हैं, और वो भी फुल टाइम कर रहे हैं। ऐसे आलम में मुसलमानों में काम करना वाकई दुश्वार है। लेकिन तालीम और इल्म के महाज पर जो काम कर रहे हैं उनको मेरी ये राय होगी कि अपनी जिल्द जो है उसको थोड़ी मोटी बना लीजिए, और हर किस्म की तनकीद क्या, नुक्ताचीनी क्या, ऐब जुई को भी बर्दाश्त करने की सलाहियत अपने अंदर पैदा कर लीजिए। नेक कामों में मुश्किलात का आना सुन्नत है। अगर आप नेक काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, और उसमें अगर मुश्किलात, दुश्वारियां, रुकावटें नहीं आ रही हैं तो आपको ताज्जुब होना चाहिए। अरे क्या बात है, लगता है मेरा काम सही नहीं है, क्यों कोई नुक्ताचीनी नहीं कर रहा है, कोई रुकावटें नहीं डाल रहा है। इसलिए इल्म और तालीम के महाज पर जो भी काम कर रहे हैं वो ये समझ लें कि उनको रुकावटें यकीनी तौर पर इसमें आ जाएंगी। अब उसके लिए करना क्या है, हर एक की अपनी जिम्मेदारियां क्या हैं, और कौन सी जो हमारे समाज को जो वायरस लगे हुए, जो बीमारियां लगी हुई, आज उसको यहां पर इस नशिस्त में एक एक करके खुरच डालेंगे, निकाल डालेंगे, ताकि एक इल्मी और तालीम माहौल हमारे पर तैयार हो जाए। और वो एक ये कि मुसलमानों ने शिकायत का दफ्तर बंद करना चाहिए। आज़ादी के 60 सालों में शिकायत, हुकूमत से शिकायत, समाज से शिकायत, सोसाइटी से शिकायत, इससे शिकायत, उससे शिकायत, कोई नहीं बचा तो पड़ोसी से शिकायतों को दफ्तर बंद करना चाहिए हमको। क्योंकि मेरी नजर में शिकायत जिस सिक्के का एक रुख है, उस सिक्के के दूसरे रुख का नाम है शिकस्त। जिसने शिकायत का दफ्तर खोल लिया उसने शिकस्त को तस्लीम कर लिया। शिकायत और शिकस्त में कोई फर्क नहीं है, इसलिए शिकायतों का दफ्तर जो है उसको हमको बंद करना चाहिए। और एक डफली बज रही है हमारे यहाँ पर, हिंदुस्तान भर में जाना होता है इस तालीम के सिलसिले में, कुछ सीखने के लिए जाते रहता हूँ। हर जगह पर मुस्लिम सोसाइटी में एक डफली सुनाई देती है कि भाई वो आपके इलाके में मुमकिन होगा, हमारे इलाके में जो है वो जरा भी इत्तेहाद और इत्तिफाक नहीं है। एक दूसरे की टांग खींचने की कोशिश करते हैं, जरा सा जो है वो इत्तेहाद और इत्तिफाक हमारे यहाँ पर नहीं है। देखिए ये माहौल, ये चीज पूरे हिंदुस्तान में सब जगह पर है, इत्तेहाद और इत्तिफाक, क्योंकि हर एक की अपनी एक आइडेंटिटी है, हर एक की अपनी शनाख्त है, इसलिए हर कोई अपने अपने तर्ज पे सोचता है। इत्तेहाद और इत्तिफाक कभी कायम नहीं होगा, वो दिन कभी नहीं आएगा, उसका इंतजार मत कीजिए कि हिंदुस्तान के सारे मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। और जिस दिन हिंदुस्तान के सारे मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, अब यकीन रखिए वो इस दुनिया का आखिरी दिन होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, उसका इंतजार मत कीजिए। फिर पूछते नहीं दिल्ली से कोई तहरीक उठेगी, फिर हम उसको लब्बैक कहेंगे, फिर यहां से उठेगी, वहां से उठेगी, हम उस इंतजार में हैं। आप बड़ी ही बारीक बिनी से जायजा लीजिए कि ये जो ऑल इंडिया किस्म की तंजीमें हैं वो अक्सर और बेशतर सिर्फ कागजी तंजीमें साबित हो रही हैं, और जो मोहल्ला तंजीमें हैं वो ज्यादा मौसर तरीके से काम कर रही हैं। इसलिए मोहल्ला तंजीमें जो हैं उनको डेवलप कीजिए, अपने अपने मोहल्ले की हद तक, अपने अपने गांव की हद तक, तालुके की हद तक या जिले की हद तक वो तंजीमें जो हैं वो ज्यादा मौसर तरीके से काम कर रही हैं। ये सो कॉल ऑल इंडिया जो लेटर हेड के हद तक जो महदूद होती हैं तंजीमें, उनसे ज्यादा ये तंजीमें काम कर रही हैं। तो ऑल इंडिया के चक्कर में मत पड़िए। और उसके लिए करना क्या है, क्या चीज, क्या फार्मूला लेके हमको उठना है। अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान बस्ती में आज कम से कम एक मस्जिद और एक मदरसा जरूर होता है, बहुत अच्छी बात है। उसके साथ साथ हमको जो ऐड करना है वो ये कि हर मुसलमान बस्ती में कम से कम एक लाइब्रेरी हो। दूसरा ये कि हर मुसलमान बस्ती में कम से कम एक पब्लिक हेल्थ सेंटर हो। ये हेल्थ
हमारा एक बड़ा मौजू है। और तीसरी बात ये कि हर मुसलमान बस्ती में कम से कम एक चैरिटेबल ट्रस्ट हो, खैराती इदारा हो। क्योंकि आज हमारे बच्चे कम नहीं पढ़ रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त कामयाबी हासिल कर रहे हैं। कम पढ़ रहे हैं हमारे वसाइल, हमारे रिसोर्सेस। हम बच्चों से कह रहे हैं कि भैया ठीक है, आपकी फ़ीस 40,000 की है, हम नहीं कर सकते, ये 10,000 रुपये लेके जाओ। नहीं बन सकते इंजीनियर, कोई बात नहीं है, बन जाओ मैकेनिक, हम कह रहे हैं। इसलिए ये चैरिटेबल ट्रस्ट जो हैं उनकी बड़ी ज़रूरत है। और इन चैरिटेबल ट्रस्ट में जो ट्रस्टीज हों वो पहले ये चैरिटेबल या चैरिटी इस लफ्ज से पहले वाकिफ हों कि क्या मतलब होता है। कि हमारे यहाँ पर जो भी अक्सर और बेशतर चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, उनके जो अकाबिर हैं, जो जिम्मेदारान हैं, उनमें बड़ी खुदाई आ जाती है और बड़ी ही रऊनत से, बड़ी हकीर तरीके से उनसे बात करते हैं। वो ये नहीं समझते कि वो जो पैसा लेने के लिए आपके पास में आया है वो आप पे एहसान कर रहा है, इसलिए कि वो मुस्तहक है और आपका जो पैसा है ज़कात का वो उस मुस्तहक तक पहुंच रहा है, तो उसका शुक्रिया अदा करो। क्योंकि एक वक्त अगर ऐसा भी आ जाए कि ज़कात लेने वाला ही कोई ना बचे तो हम अपनी ज़कात दे क्या करेंगे? सोचने की बात है। एक बहुत अहम फरीज़ा, क्या करेंगे? पानी में डुबोएंगे फिर उसको। इसलिए वो लेने आया है, वो एहसान कर रहा है हम पे। क्योंकि अक्सर सुनने में आता है इन तलबा से, इन बच्चों से, ये कैसे बिहेव करते हैं इन बच्चों के साथ में। पूछते हैं भाई क्या है, कमाने वाला घर में अगर कोई नहीं है तो फिर तुम क्या हवा खाते हो और पानी पीते हो? कैसी बेइज्जती की जाती है इन बच्चों की, उन जरूरतमंदों की। फिर उसे कहेंगे अरे तुम्हारी अगर हैसियत नहीं थी तो तुमने इतने बड़े कोर्स में दाखिला क्यों लिया? उसकी हैसियत निकालेंगे बच्चों की। आज मुसलमानों में जितने भी चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, लगभग उन सबों के जिम्मेदारों के ताल्लुक से ही शिकायतें आ रही हैं। तो इस सही मानों में चैरिटेबल ट्रस्ट, लाइब्रेरी और एक पब्लिक हेल्थ सेंटर, ये इन मोहल्ला तंजीमों का जो है वो एजेंडा होना चाहिए। और उसके लिए हमको करना क्या है? हर एक को एक्टिव करना है, हर एक का अपना फर्ज है। किसी भी समाज और सोसाइटी के लिए बदमाश लोग जितना नुकसान पहुंचाते हैं, सुन लीजिए इस बात को, कि किसी भी समाज और सोसाइटी के लिए बदमाश लोग जितना नुकसान पहुंचाते हैं उतना ही नुकसान पहुंचाते हैं शरीफ लोग। ये शरीफ लोग थोड़े सुधर जाएं। पहले सुन ले कि शरीफ आदमी की डेफिनेशन क्या है। शरीफ आदमी किसे कहते हैं? जो अपने घर से दफ्तर, दफ्तर से घर, घर से दफ्तर, दफ्तर से घर, ज्यादा से ज्यादा बीच में मस्जिद में जाता है और कुछ करने को तैयार नहीं है। अरे वो 5 बच्चों का वो किताबें नहीं है, वो अपना काम नहीं है, वो सेक्रेटरी देखेंगे। अरे यार 5 बच्चे जो हैं घर में बैठे हुए हैं, फीस का कुछ नहीं है, उनके यूनिफॉर्म, अपना काम नहीं, वो चेयरमैन देखेंगे। वो समाज के लिए कुछ करने को तैयार नहीं है। उनकी जिंदगी के महवर है, उनकी बीवी बच्चे, उनका बैंक बैलेंस, उनके जहेज, और उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं ये शरीफ लोग। थोड़े सुधर जाएं। शरीफ लोग हमारे यहां पर 2 किस्म के हैं। एक वो जिनके पास बहुत ज्यादा दौलत है, बहुत ज्यादा पैसा है, और एक वो जिनके पास डिग्रियों का अंबार लगा हुआ है, डिग्रियां हैं। मैंने ये नहीं कहा कि नॉलेज है, डिग्रियां हैं, बहुत बड़ी क्वालिफिकेशंस हैं। और ये दोनों लोग जो हैं, तबकात जो हैं, ये मुस्लिम माशरे से मुकम्मल कटे हुए हैं। जिनके पास पैसा है वो भी कटे हुए हैं, और जिनके पास बहुत डिग्रियां हैं, नहीं यार वो तो यार आपकी सोसाइटी के 10 बच्चों का कुछ इंतजाम नहीं हो रहा है, वो कल बिगड़ जाएंगे, ड्रग्स बेचने लगेंगे, वो कुछ अपना काम नहीं यार। जिंदगी के वार्डन रोड और पेडर रोड पर जब पहुंच जाते हैं तो मिल्लत के भेंडी बाजार और मदनपुरे पे वो नफरत से देखते हैं। ये शरीफ लोग थोड़े सुधर जाएं और जमाने के बदलते हुए रुझान को समझें कि आप कौम जो है इस बात को समझती है कि जो कौम के लिए खप रहा है, चाहे आपके पास कितनी ही दौलत हो, कितनी ही डिग्रियां हो, अगर आप खप रहे हैं आपको जो है जरूरत है, वरना नहीं है। उसके बाद क्या जरूरत है? बात कर रहे हैं हम कि कैसे एक पॉजिटिव माहौल बनाएं तालीम के लिए,
कहां कहां कमी हम में पड़ रही है। जो इदारे आज मौजूद है मुसलमानों में, बहुत सारी शिकायत के ताल्लुक सही हैं। कुछ कुछ जो हैं वो तालीमी इदारे हैं नाम के लिए, दरअसल वो तालीमी दुकानें हैं, शॉप्स हैं, वो पीसते हैं बच्चों को, यहां तक कि मिसगाइड भी करते हैं। न जाने कहां कहां की कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, अननोन यूनिवर्सिटीज, उनके लर्निंग सेंटर्स खोलते हैं और हजारों नहीं बल्कि लाख लाख में भी फीस लेते हैं, बच्चों को जो है मिसगाइड भी करते हैं। एक तो बात ये हो गई कि दुकानें हैं, दूसरी ये कि इसकी जो इंतजामिया है, जो ट्रस्टीज होते हैं, वो हमारी कौम में खुसूसन सेकेंड लाइन तैयार करने पर कभी कोई तवज्जो नहीं देते कि भाई हमारे बाद में क्या होगा इस ट्रस्ट का। कुछ लोग तो 80, 85, 90 हो गए, चेयरमैन के चेयरमैन बने हुए हैं, उस चेयर पे बैठने के भी लायक नहीं, लेकिन चेयरमैन बने बैठे और ओहदे नहीं छोड़ रहे हैं। फिर नई नस्ल को तैयार नहीं कर रहे हैं इन सारी जिम्मेदारियों को संभालने के लिए। वो क्या कहते हैं, उनका ख्याल ये होता है कि नहीं, जब मैं मर जाऊंगा ना तो वहां पर एक बड़ा खला महसूस होना चाहिए। अरे बाप रे, वो मर गया, देखो वो इदारा तो यतीम हो गया, अब उसको चलाने वाला कोई नहीं है, तो सब लोग जो हैं अफसोस करेंगे। अफसोस नहीं करेंगे, गालियां देंगे कि कमबख्त मर गया, अपने पीछे कोई छोड़ा नहीं इस इदारे को चलाने के लिए, गालियां देंगे उसको। तो इसलिए उसको सेकेंड लाइन जो तैयार करना हमको ये है कि हमारे जितने समाजी, फलाही और तालीमी इदारे हैं उसमें हम शुरू ही से एक कोटा रखें, 30% हम कोटा रखें कम से कम नौजवानों को, उनकी तरबियत का, कि ये इदारे जो हैं हमारे फलाही इदारे हैं, इनको हमको आगे चलाना है, आगे बढ़ाना है। तो इस सेकेंड लाइन जो है इसका तैयार होना बहुत जरूरी है। अब ये सारी बातें हमारे पर हो रही हैं, ख्वातीन हजरात, पीछे मुड़कर हमने सिर्फ इतना ही देखा, अब हम आगे की बातें करेंगे, कहां कहां पर गलतियां हो रही हैं, कुछ इक्का दुक्का बातों का जायजा लेंगे। इसलिए पीछे मुड़कर इतना ही देखा। आपने देखा गाड़ी जो है, किसी गाड़ी में, कार में आगे देखने के लिए बड़ी सी कांच लगी रहती है और पीछे देखने के लिए एक छोटा सा आईना रहता है। कोई गाड़ी आपने ऐसी देखी नहीं होगी, पीछे देखने के लिए कोई जो है बड़ा सा आईना और आगे देखने छोटी सी कांच, ऐसे कोई नहीं होता है। मतलब ये कि माजी की जो गलतियां हैं उसको देखने के लिए एक छोटा सा आईना, देख लिया हमने क्या हाल है उसका, और अब जो है हमको आगे बढ़ना है। पहले क्या करना है, हमारी जो मायूसी है इसको पहले हमारे यहां से खुरच डालना है, इसको निकाल डालना है। हर लिहाज से जो मायूस हैं उसमें हमको अपना एक मुस्बत रुझान बनाना है, पॉजिटिव एटीट्यूड हमको बनाना है। और उसके लिए क्या करना है, खुसूसन जो नौजवान तबका जहां पर बड़ी अच्छी तादाद में मौजूद है, उसके लिए मैं खास बात कहना चाहूंगा कि मायूसी को हटाने के लिए क्या करना है, मायूसी को दिल से निकालने के लिए क्या करना है, कैसा हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। एक मिसाल दूंगा उसके। एक आदमी खुदकुशी करने जा रहा था, उसका एक दोस्त, मतलब भाई कहाँ जा रहे भाई, बोले खुदकुशी करने जा रहा। बोले क्यों भाई, नहीं, बोलते मेरे हालात बहुत खराब है इसलिए मुझे खुदकुशी करनी है। तो वो जो दोस्त था बड़ा हिम्मत वाला था, बोले यार हिम्मत से काम लो, मुकाबला करो हालात का, खुदकुशी करना बुरी बात है। बोलता है यार तुमको मालूम नहीं मेरे हालात वाकई बहुत खराब है, चुप बैठो, मुझे खुदकुशी। अरे भाई ओ, उसको रोक रहा है। बोलता अच्छा बताओ तुम्हारे हालात क्या है, बताओ बताओ। उसने अपने हालात उसको बयान करने को शुरू कर दिए। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट उसने अपने हालात आधे घंटे तक उसको बयान कर दिए। आधे घंटे के बाद दोनों दोस्त एक साथ एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़े और दोनों ने एक साथ खुदकुशी कर ली। क्यों? क्योंकि वो जो आदमी जो खुदकुशी करने जा रहा था, उसने, जो हिम्मत वाला आदमी था, उसको अपने हालात ऐसे रंगीन बयान कर दिए कि उस हिम्मत वाले आदमी को भी यकीन हो गया कि वाकई इस दुनिया का मुकाबला करना मुश्किल है, एक ही रास्ता है कि खुदकुशी कर लो। नौजवानों, इस कहानी के पस मंजर में आप एक सबक ले लो, और वो ये कि आप कभी भी मायूसी की बातें करने वालों की संगत में मत रहो। जो कहते हैं अरे यार वो कोर्स बहुत मुश्किल है, अरे उसकी फीस बहुत ज्यादा है, अरे उसमें तो कितने मुश्किलात हैं, अरे वो कोर्स कितने बेकार हैं, कुछ उसका फायदा नहीं है, वगैरह वगैरह। मायूसी की बातें करने वालों की संगत में मत रहो।
जहां कहीं कोई मायूसी की बातें कर रहा है, उठ जाओ उस महफिल से, वरना उन लोगों के साथ साथ आप भी खुदकुशी करने मजबूर हो जाएंगे। मायूसी की बातें मत कीजिए और उन लोगों की संगत में मत रहो। मायूसी एक और छाई हुई हमारे यहां पर, और वो ये कि मुसलमानों को जॉब्स नहीं मिलते हैं, नौकरियां नहीं मिलती हैं। ये अक्सर और बेशतर मैंने कहा जाता है। हमारे जो फ्रेश ग्रेजुएट्स आते हैं गाइडेंस के लिए हमारे पास, हमको यही गाइड करते हैं कि अपने सीवी जो है, बायोडाटा जो है, उसमें लिख दीजिए कि सैलरी एक्सपेक्टेड निल, तनख्वाह कितनी चाहिए? निल, सिफर। क्योंकि अभी आपने जब कॉलेज से आप पास हुए हैं, आपको सिर्फ किताबी नॉलेज है, अभी आपको तनख्वाह पैसों की जरूरत नहीं है, अभी आपको नॉलेज की जरूरत है। किसी अच्छी कंपनी में अच्छी ओपनिंग की जरूरत है, वो नॉलेज आपकी तनख्वाह पर भारी है। हमारे वालिदैन को सब्र नहीं है, वो टोकते रहते, अरे क्या इंजीनियर बन गया और 3,000 रुपए स्टाइपेंड ले रहा है। उन्हें मालूम नहीं है कि उस 3,000 के साथ वो 3 लाख का नॉलेज भी ले रहा है। ये जो मायूसी की बातें हैं, इनको अपने अंदर से निकाल दीजिए। और उसके लिए करना यह है कि आप जिस फील्ड में जाइए उसके माहिर बन जाइए, एक्सपर्ट बन जाइए, हो जाइए, रस बच जाइए, हो जाइए। मैं बच्चों को जब गाइड करता हूं, कहता हूं कि आप लॉ कीजिए, LLB कीजिए, तो बच्चे क्वेश्चन आंसर सेशन में चिट्ठी भेजते हैं, सर लगता है आप बहुत दिनों से बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ गए नहीं हैं, आपने देखा नहीं है कि फुटपाथ पे कितने वकील खड़े रहते हैं जो हमको चलना दुश्वार कर देते हैं। अरे फुटपाथ पे वो वकील खड़ा है जो अध पका और अधजला वकील है, जो बड़ी बेदिली के साथ वकालत पास किया है, 45% मार्क्स मिले हैं, उसकी मार्कशीट बता रही है कि उसके पास वकालत का 55% नॉलेज ही नहीं है। वो फुटपाथ पे ही खड़ा रहेगा, उसको सादी सी एफिडेविट बनाने को नहीं आती, ही डिजर्व्स टू बी ऑन फुटपाथ, उसको फुटपाथ पे रहना चाहिए। लेकिन आज लॉ में जो है वो क्रिमिनल लॉज है, फैमिली लॉज है, इनकम टैक्स लॉज है, सेल टैक्स लॉज है, लेबर लॉज है, और कितने किस्म के लॉज हैं। इसमें हमारे पास में काबिल वकील हमारे पास में आज नहीं है। इसलिए जिस फील्ड में जाइए उस फील्ड के एक्सपर्ट बन जाइए, माहिर बन जाइए, खो जाइए, हो जाइए, रस बच जाइए। उसके बाद में आप जो हैं वो कभी भी जॉब ढूंढते नहीं बैठेंगे। जॉब जो हैं वो आपकी शर्त पर आपको मिल जाएंगे। बात हो रही थी कि मायूसी की बातें, उसको छोड़ दीजिए। अब क्या डफली सुनाई देती है जिसकी वजह से हमारा माहौल नहीं बन रहा है तालीम का। और आज़ादी के बाद हिंदुस्तानी मुसलमानों का एक मुस्तनद बहाना है, उसका नाम है हालात। कि हमारे हालात खराब हैं। हालात कभी किसी को मुआफिक नहीं मिलते, हालात का मुंह मोड़ना सीखो। हाँ मैं मानता हूं हालात की वजह से इंसान की कैफियत कुछ ऐसी हो जाती है, उसकी जो क्वालिटीज हैं, उसकी जो सलाहियतें हैं, उसकी जो लियाकत है, उसकी जो एबिलिटीज हैं, उस पर मार जरूर पड़ती है, उस पर जर्ब जरूर पड़ती है। और कैसे पड़ती है, मैं जल्दी से छोटी सी कहानी सुनाऊंगा बच्चों आपके लिए। बहुत अच्छी तादाद में नौजवान यहां हैं और आपके चेहरे बता रहे हैं कि अरसे से आपने कोई कहानी सुनी नहीं है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको कि एक जगह पर एक बॉक्सिंग का इंटरनेशनल मुकाबला हो रहा था। जानते हैं बॉक्सिंग किसमें हो रही थी? बिल्लियों में बॉक्सिंग हो रही। दुनिया भर की बिल्लियां जमा हुई थी, अमेरिका की बिल्ली, रशिया की बिल्ली, जापान की बिल्ली, फ्रांस की बिल्ली, सारी बिल्लियां जो हैं वो जमा हुई थी। और एक अमेरिकन बिल्ली थी, मोटी ताजी बिल्ली, वो सारी बिल्लियों को हरा रही थी, पछाड़ रही थी। सारी बिल्लियों को उसने हरा डाली और फिर वो पूछती है कोई है मुकाबला करने वाला, कोई है मुकाबला करने वाला। और इतनी छोटी सी बिल्ली थी, उसको बार बार देखकर जो है, बार बार उसको देखकर ये कहती थी कोई है मुकाबला करने वाला, कोई है मुकाबला करने वाला। उस छोटी सी बिल्ली को गुस्सा आया, बोलते हाँ मैं मुकाबला करने को तैयार हूं। वो चैंपियन बिल्ली, मोटी ताजी बिल्ली पेट पकड़ के हंस रही है कि मेरे से मुकाबला करेगी। खैर मुकाबला शुरू हो गया। उस छोटी सी बिल्ली ने उस मोटी ताजी बिल्ली को एक तमाचा मारा, न जाने कहां गिर गई, जख्मी हो गई बुरी तरीके से। सो देखते बेटे हक्का बक्का, अरे ये कैसा हो गया, इतनी सी बिल्ली, चैंपियन बिल्ली को तमाचा मारा, क्या बात है। अब वो आज तक वाले, स्टार न्यूज वाले कुछ काम धंधा रहता है नहीं, उनका इंटरव्यू लेने को आया उसका। भाई ये सबका इंटरव्यू लेते, वो खड्डे में गिरा इंटरव्यू लेते, इसका सबका इंटरव्यू लेते रहते वो लोग। वो इंटरव्यू लेने को आए कि भाई ये इतनी ताकत तुम में कहां से आई। तब वो छोटी सी बिल्ली ने जवाब दिया, बात दरअसल ये है कि मैं बिल्ली नहीं हूं, मैं सोमालिया का शेर हूं। सोमालिया
जहां खाने पीने को मिलता नहीं ना, भूखमरी है, खाने पीने के वांदे, तो खाने पीने को मिलता नहीं है, इसलिए सुकड़ कर मेरी हालत जो है वो बिल्ली जैसे हुई है। बच्चों, खाने पीने को मिलता नहीं है इसलिए उसकी हालत बिल्ली जैसे हुई है, लेकिन अंदर ताकत शेर की है। बच्चों, आप भी बिल्ली नहीं हैं, आप भी शेर हैं। बदकिस्मती से सोमालिया के शेर हैं। वालिदैन की डांट फटकार, घर के हालात, ये तू कुछ नहीं कर सकता, ये तू गधा है, तू नालायक है, ये सुन सुनकर आपकी हालत ऐसी हुई है। लेकिन आप यकीन रखिए कि आपके अंदर ताकत शेर की है। और वो जो चैंपियन, जो खौफनाक बिल्ली, जो खतरनाक बिल्ली जो आपको चैलेंज कर रही थी, कोई है मुकाबला करने वाला, कोई है मुकाबला करने वाला, उस खतरनाक बिल्ली का नाम है, खौफनाक बिल्ली का नाम है हालात। हालात आपको चैलेंज कर रहे हैं। ये कोई है मुकाबला करने वाला, कोई है? हालात की इस खौफनाक बिल्ली से कह दीजिए कि यस, आप मुकाबला करने को तैयार हैं, चाहे आपको चने फांकने पड़े, चाहे पैदल चलना पड़े, चाहे 2 जोड़ी कपड़ों पे कॉलेज जाना पड़े, चाहे हमारे पास में अच्छे कपड़े ना हो, चाहे किताबें कापियां हमको हासिल करने के लिए दुश्वारी आ जाए, चाहे हमको लाइब्रेरी में आके पढ़ना पड़े, चाहे हमको लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ना पड़े, उसके बावजूद हालात की इस खौफनाक बिल्ली के चैलेंज को कबूल कर लीजिए बच्चों कि यस, आप उसका मुकाबला करने को तैयार हैं। और हालात की इस खौफनाक बिल्ली को मुकाबला करने को तैयार अगर आप हैं, तो फिर कोई दुश्वारी नहीं है, फिर कोई रुकावट नहीं है, कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती आगे बढ़ने से। बात हो रही थी कि हालात की बिल्ली जो है, इसके चैलेंज को आप कबूल कर लीजिए। अब इसमें क्या क्या रुकावटें आ रही हैं, मैं इसकी तरफ आ रहा हूं कि एक माहौल क्यों नहीं बन रहा है हमारे यहां पर। एक आध और फैक्टर है जिसकी वजह से हमारे समाज में माहौल नहीं बन रहा है। उस फैक्टर का नाम है मुस्लिम मीडिया, मुस्लिम सहाफत, मुस्लिम अखबारात खुसूसन जो हैं। बदकिस्मती से सारे नहीं, लेकिन बहुत सारे, अक्सरियत हमारी जो अखबारात की जो है, वो हमारी कौम को एक मीठा नशा पिलाते जा रही। वो नहीं लिखते हैं जिसकी कौम को जरूरत है, बल्कि वो लिखते हैं जो कौम पसंद करती है। उनको मीठा जहर दिया जा रहा है। भाई क्या पसंद है उनको वही लिखना पड़ेगा, वरना सेल घट जाएगा। वो कड़वी दवा कौम को पिलाने की जरूरत महसूस नहीं करते, नहीं पिलाते हैं कि ये दवा कड़वी है, सेल घट जाएगा अखबार का, उसके बावजूद वो जरूरत है हमारी कौम की। आज हमारे अखबार चिल्लाते हैं कि हमारे जो हैं, हम मुसलमान 15% हैं, तो 15% जो है हमारे सीट रिजर्व चाहिए, हमारे 15% जो है वो हमको जॉब्स मिलने चाहिए। हम उनसे सवाल ये पूछते हैं बड़े अदब के साथ कि क्या आपने अपने अखबार का 15% हिस्सा तालीम के लिए मुख्तस कर दिया है? 15% हिस्सा आपने तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए देके रखा है? उसके बाद आपको हक पहुंचता है कि ये 15% की डफली बजाने का। ये जो अखबारात हैं हमारे, वो सही गाइडेंस नहीं कर रहे हैं जो कौम को जरूरत है। क्योंकि 47 में एक हारे हुए मौर्य के एक कैदी के तौर पर हम यहां पर रहे थे। हालात मुकम्मल तब्दील हो गए हैं। उस सूरत में इस कौम को संभालने के लिए और सही दिशा और सही सम दिखाने के लिए हमारे मीडिया ने बदकिस्मती से पॉजिटिव रोल अदा नहीं किया है। बल्कि यहां पर क्या हुआ है, इस मीडिया की वजह से आज आजाद हिंदुस्तान में मुसलमानों के 2 महबूब मशगले बन गए हैं, 2 हॉबीज हैं। नंबर 1 अमेरिका को गालियां देना, नंबर 2 ब्राह्मणों को बुरा भला कहना। अमेरिका को गालियां दे रहे वो 2-3 पावर में से एक था, वाहिद सुपर पावर बन गया। हमारे गालियों से कोई फर्क नहीं पड़ा। ब्राह्मणों को गालियां दे रहे, लेकिन आज 10% ब्राह्मण पूरे हिंदुस्तान पे राज कर रहे हैं। हिंदुस्तान की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जिसमें ब्राह्मणों का अमल दखल नहीं है। लेकिन वो किस तरीके से हमारी चीजों को ले रहे हैं, हमारी चीजों को उन्होंने अपना लिया है, अडॉप्ट कर लिया है, उसकी तरफ हम तवज्जो नहीं दे रहे। उसको सीखने और समझने की जरूरत है। आज इसलिए भी जरूरत है ख्वातीन हजरात कि आज जो है हिंदुस्तान में, जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं ये, कि हिंदुस्तान का तालीमी निजाम फेल हो चुका है।
हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम जो है वो मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका है। हम कहां कहां गए थे? हमारे हिंदुस्तान का तालीमी निजाम 60 साल में से 40 साल मॉस्को का तवाफ करते रहा। कम्युनिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, मुंह की खा के आ गए। तो हम देखा कि भाई डॉक्टर बन रहे, इंजीनियर बन रहे, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वैल्यूज खत्म हो गए, कदरें खत्म हो गई, अखलाकी कदरें। बेटा बाप को सलाम नहीं कर रहा है, वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं, बूढ़े माँ बाप की खिदमत जो है वो इबादत नहीं समझी जाती है, बल्कि उन्हें किसी वृद्धाश्रम में, ओल्ड एज होम में धकेल दिया जाता है। तो ये निजाम के सामने बात आई आज से 10-12 साल पहले। बाद खराबी ये बीसीआर ये हो गया कि वैल्यू एजुकेशन, अकदार की तालीम जो है वो फूंसी गई हमारे सिलेबस में, हमारे निसाब में। अब ये भी बदबख्ती है इस कौम की और इस मुल्क की कि यहां पर अखलाकी कदरें सिखाई जाती हैं। अखलाकी कदरें सिखाने की चीज नहीं है, वो तो बरतने की चीज है, वो तो अंदर से आनी चाहिए। सिलेबस के ऊपर पढ़ाया जाता है और सिलेबस में हम जानते हैं क्या होता है। फर्ज कीजिए अखलाकी कदरों में एक चैप्टर है भाई किफायत शौरी, एक चैप्टर है ईमानदारी, है ना। तो टीचर्स कहेंगे बेटा वो ईमानदारी का चैप्टर छोड़ डाल, आज तक अभी तक कुछ सवाल पूछे नहीं गए उस ताल्लुक से, ईमानदारी को चैप्टर झूल वो जिंदगी बेईमान बना रहेगा। ये सिखाने की चीज नहीं है, ये अंदर से आनी चाहिए। बात हो रही थी कि हिंदुस्तान का तालीमी निजाम चूंकि फेल हो चुका है, इसलिए अब हमको अपने तौर पर कैसे एक्टिव बनना है और हमारे समाज को कैसे एक्टिव बनाना है, इस ताल्लुक से बात कर रहा हूं मैं। हम एक एक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कहां हमारी कमियां हैं, खामियां हैं। नंबर एक ये कि आप सबसे पहले अपने बच्चों को एक कोई ख्वाब दीजिए। अपनी बात लास्ट टाइम कही थी नस्बुलैन की, गोल की, मकसद की। कोई ख्वाब दीजिए और कोई बड़ा सा ख्वाब दीजिए। ख्वातीन हज़रात, अपनी कैपेसिटी से बड़ा ख्वाब देने दीजिए उसको। ये ख्वाब जो है वो जिंदगी में उसके हलचल लाएंगे। अब ख्वाब की बात आई, वालिदैन अक्सर समझ रहे हैं कि हम बात करें सिर्फ उनके लड़कों से और लड़कियां उससे मुस्तस्ना नहीं, बेटियों को भी। देखिए कमाने की बात जहां तक है, रोजी रोटी कमाने की बात जहां तक है, ये वाहिद जिम्मेदारी, ये कुल्ली जिम्मेदारी जो है वो मर्दों की है और मर्दों की ही होनी चाहिए। लेकिन जब कहीं कुछ हालात हिचकोले खा जाते हैं, उस वक्त शरई हुदूद में रहते हुए, तमाम तर हुदूद में रहते हुए हमारी बच्चियों को भी हक पहुंचता है कि वो अपने तौर पर जो है वो जिंदगी के चंद वसाइल जिनसे वो महरूम है, बदबख्ती से, बदकिस्मती से, वो उनको हासिल हो जाए। तो उसके लिए हमको क्या करना है, जो बच्चियां हैं उनको भी एक बड़ा सा ख्वाब देखने दीजिए, आला तालीम की तरफ रागिब कर दीजिए। आज क्या है रवैया हमारे समाज में लड़कियों की तालीम के ताल्लुक से, आज हर जगह देखिए तो हमारी बच्चियां यहां टॉप कर रही हैं और उन्हीं इंतहाई ज़हीन तरीन बच्चियों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। क्या रवैया होता है हमारे घरों में लड़कियों की तालीम के ताल्लुक से। फर्ज कीजिए घर में एक लड़का है, पढ़ने में बिल्कुल गधा, उसको 40% मार्क्स मिले हैं, उसके मामू चाचा सब जमा होते हैं, बताओ हमारे लाडले ने 40% मार्क्स लिए हैं, अब उसने क्या करना। उसकी बड़ी बहन है, उसने 82% मार्क्स लिए, वो हसरत से मुंह तक रही है, अरे मेरे बारे में कोई नहीं सोच रहा है। क्यों? क्योंकि वो लड़की है, पराया धन है, चूल्हे का ईंधन है, उसको चूल्हे में ही जलना है। और लड़का गधा हुआ तो क्या लड़का है भाई, वो बुढ़ापे की लाठी है, वो खानदान का चिराग है, चाहे वो चिराग में तेल न हो। लड़के के बारे में बड़े फिक्रमंद हैं। ख्वातीन हज़रात सुन लीजिए कि लड़कियों का आला तालीम याफ्ता होना कभी जरूरी रहा होगा, अब लाजमी है, मस्ट। क्यों? नंबर एक ये कि कभी भी कोई भी जाहिल और अनपढ़ माँ आइडियल और मिसाली माँ साबित नहीं हो सकती। वो जब जब अपनी बेटी को उस वक्त पिलाएगी, बेटी तू पढ़, बेटी तू बन, बेटी कुछ कर, तो बेटी से कान को जाएगी, हाँ ठीक है अम्मी। लेकिन अम्मी तुमने क्या किए? अम्मी के पास इसका जवाब होना चाहिए, सुन बेटी मैंने क्या की, मैंने कैसे हालात में मैंने जो है वो आला तालीम हासिल की।
माँ ने जो कुछ भी किया है वो बजाते खुद नसीहत है, तो सुबह दोपहर शाम नसीहत कराने की जरूरत नहीं है। इसलिए आगे चलकर किस माँ की बात असर करेगी जो खुद आला तालीम याफ्ता है। इसलिए लड़कियों का आला तालीम याफ्ता होना जरूरी नहीं बल्कि लाजमी है। क्यों? नंबर 2, अक्सर हमारे घरों में कहा जाता है और बड़े घमंड से कहा जाता है कि कहां हमारी बहू बेटियों को नौकरी करनी है, घर में क्या कम है। मैंने कहा कि नौकरी मुलाजिमत ये मर्दों का काम है, फर्ज है, लेकिन ऐसे हालात में सुन लीजिए कि ये घमंड से ऐसा कहने वालों की कहां जरूरत है। मैंने चौथी पांचवी नहीं, दूसरी नस्ल को फुटपाथ पर देखा है कि घर में दौड़ के रेल पेल थी, हाथी जुमा करता था, इस बच्ची को पढ़ाया नहीं गया, वो ब्याह दी गई, वो लोग जालिम निकले, निकम्मे निकले, बच्ची वापस आ गई, घर का माहौल बदल चुका है, दौलत की रेल पेल खत्म हो चुकी है, घर में बहुएं आ चुकी हैं, अब वो बच्ची फुटपाथ पे आ जाती है। फुटपाथ पे अगर उस बच्ची के पास आला तालीम का हथियार होता तो न सिर्फ जिंदगी और जमाने का मुकाबला करती बल्कि, इस लफ्ज पे गौर कीजिए ख्वातीन हजरात, मेरे आज के इस लेक्चर का सबसे कीमती लफ्ज मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूं कि अगर उस बच्ची के पास आला तालीम का हथियार होता तो न सिर्फ जिंदगी और जमाने का मुकाबला करती बल्कि, इस लफ्ज पे गौर कीजिए, बल्कि वो इज्जत की जिंदगी गुजार सकती थी। इज्जत, इससे बड़ी चीज कोई नहीं है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हम दुआ ये नहीं करते हैं कि हमारी बच्चियां आला तालीम हासिल करें, नहीं, हम दुआ ये करते हैं कि हमारी बच्चियां आला तालीम हासिल करें इज्जत के साथ में। हम दुआ ये नहीं करते हैं कि हमारी पढ़ी लिखी बच्चियों को नौकरियां मिले, नहीं, हम दुआ ये करते हैं कि हमारी पढ़ी लिखी बच्चियों को नौकरियां मिले इज्जत के साथ में। इज्जत से बड़ी चीज कोई नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां जिंदगी भर इज्जत से रहें, चाहे मर जाएं, लेकिन आंखें बंद होते होते हमको इतना रहे कि हम पीछे जो बेटियां छोड़े जा रही हैं वो मरते दम तक इज्जत से रहेंगी, तो उसके लिए हमारी बेटियों का आला तालीम याफ्ता होना जरूरी नहीं बल्कि लाजमी है। समझ गए? तो ये ख्वाब जो हम बात कर रहे हैं ये सिर्फ बेटों के लिए नहीं बल्कि बेटियों के लिए भी, उनमें भी आने चाहिए। अब कहाँ कमी है, खामी है? हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं, एक तालीमी माहौल तैयार कर रहे हैं, तो क्या कमियां खामियां हैं? अब जो कमी आती है हमारे बच्चों में, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, जहानत की कोई कमी नहीं है, अब कमी आती है खुद एतमादी की, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास उनमें नहीं होता है। क्या हम ये कर सकते हैं? क्या हमारे लिए मुमकिन है? अरे नहीं, वो तो बड़े घर के बच्चे कर सकते हैं, अरे वो तो मराठवाड़ा के, वो लातूर के बच्चे, वो वहां के जो स्टूडियस बच्चे हैं वो कर सकते हैं, वो तो खाली ब्राह्मण बच्चे कर सकते हैं, हमारे नहीं। खुद एतमादी आप अपने बच्चों में जो है वो पैदा कर लीजिए कि यस तुम कर सकते हो, क्योंकि ये खुद एतमादी ख्वातीन हज़रात आपके बच्चे में है तो बच्चा आपका जिंदा है, उसी से जिंदा है। और अगर हम में से खुद एतमादी निकल गई तो हम जिंदा तो रहते हैं लेकिन चलती फिरती लाश की तरह से। इसलिए अपने बच्चों में खुद एतमादी को ढोसिए, उनमें पैदा करिए, यस तुम भी कर सकते हो, तुम्हारे लिए मुमकिन है। हम बताएंगे आपको कि जो कुन जहन बच्चे होते हैं, स्लो लर्नर्स होते हैं, उनके ताल्लुक से भी आगे बताएंगे कि कैसे आपकी मेहनत जो है वो काम आती है और उस तरीके से कैसे आप उनको उसके जरिए से भी आगे बढ़ सकते हैं। अब क्या रुकावट आती है बच्चों को आगे बढ़ने में? अब जो रुकावट आती है, कुछ बच्चों ने सोचा हाँ मैं कुछ अच्छा बनूंगा, मैं कामयाब बनूंगा और अपने मुल्क और अपनी कौम और अपनी मिल्लत के लिए काम आ जाऊंगा और अपनी मिल्लत का मैं कुछ सही काम करूंगा, मिल्लत को आगे बढ़ाऊंगा। ये जब ख्याल उसके अंदर आता है और उसके लिए वो सोचता है कि मैं अभी किताबें खोलूंगा, आज पढ़ाई करने बैठूंगा, पहली रुकावट क्या आती है वहां पर? पहली रुकावट आती है, उसका नाम है आज नहीं कल। मुसलमानों को आने वाला कल बड़ा अच्छा लगता है, क्या सुहाना कल होगा, आज मैंने 2 घंटे पढ़ाई नहीं की, कोई बात नहीं, कल मैं 18 घंटे पढ़ूंगा, मैं नॉन स्टॉप खाऊंगा भी पीऊंगा, नाश्ता कुछ भी नहीं। कैसे मुमकिन है? और ये सीखता कहां पर है वो? फिर इससे वालिदैन के पास से। जब वो देखता है, वालिदैन हमारे जब देखते हैं घर में बातें करते हैं, अरे भाई वो हमारे जो फारूक भाई हैं उनके भाई का इंतकाल हो गया तो उनका एक ताज़ियती खत लिखना है। तो हाँ ठीक है लिखेंगे, अभी क्या करते हैं अगले महीने में छुट्टी कुछ है उसमें लिखेंगे, अगला महीना हो गया, फिर ऐसा करते हैं ना, ये सब काम होने दो, जनवरी में हो गया सभी,
आराम से मई महीने में हो गया। अभी रमजान में कुछ काम का मतलब रमजान में कुछ लेगा, रमजान भी हो गया, ईद भी। वो फारूक भाई भी अल्लाह के प्यारे हो गए, लेकिन तब तक आपका ताजियती खत जो है वो पहुंचा ही नहीं। ये जो प्लानिंग देखते हैं तो उससे सीखते हैं कि आज नहीं कल उसके ऊपर ये कैसे कर देने के। तो उसके लिए क्या करना है, कहां पर गलती है, और वो ये कि पूरे मुस्लिम माशरे में जिस चीज की कमी है उसका नाम है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, टाइम के ताल्लुक से हमारे नौजवान तबके ने जो इस्तिलाह सुन के रखी है वो एक ही है, और वो ये कि टाइम पास कैसे करने का। ये टाइम मैनेजमेंट कहां से आ गया? टाइम पास, टीपी, टाइम पास। यहां देखो, टाइम पास, टाइम पास, टाइम पास, टीपी। नौजवानों, आपका टीपी, अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो आपका टीपी होना चाहिए टफ प्रैक्टिस। टफ प्रैक्टिस, टाइम पास नहीं, टफ प्रैक्टिस। और उससे ज्यादा अगर छा जाना चाहते हैं इस मुल्क पर और इंतहाई कामयाबी चाहते हैं आप, तो उसके लिए टीपी आपका होना चाहिए, और वो है टर्निंग पॉइंट। इतने सारे फसादात, इतने सारे मामलात इसमें कट रहे हैं, पिस रहे हैं, लुट रहे हैं, उसके बावजूद कोई टर्निंग पॉइंट आपकी जिंदगी में क्यों नहीं आ रहा है कि ये वाकया हुआ, उससे मैंने सबक लिया, ये वाकया हुआ, जिससे एक वाकये से अलबत्ता किसी हद तक हमारे यहां पर जो है वो अवेयरनेस आई है। 6 दिसंबर 1992 जब हमको हमारी हैसियत बताने की कोशिश की कि यह आपकी हैसियत है, यू आर नॉट इवन सेकंड क्लास, यू आर थर्ड क्लास सिटीजन, तब अलबत्ता कौम ने थोड़ी सी करवट ली, लेकिन करवट लेके फिर से ऊंघ रहे। इसलिए टफ प्रैक्टिस से ज्यादा है कि टर्निंग पॉइंट। कोई टर्निंग पॉइंट हमारे आपकी जिंदगी में क्यों नहीं आता कि यह वाकया हुआ जिससे मेरी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट ऐसा आ गया और उससे मैं संजीदा हो गया और उससे मैं पढ़ने बैठा। बात हो रही थी कि टाइम मैनेजमेंट जो है उसके लिए क्या करना है, और टाइम मैनेजमेंट में बच्चों से खास तौर पर कहता हूं कि क्या वाकई टाइम मैनेजमेंट, जिसको टाइम टेबल कहते हैं, क्या वाकई हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा इनकलाब ला सकता है? क्या वाकई तब्दीली उससे आ सकती है? उसकी मिसाल मैं दूंगा। बच्चों, हम कहते हैं कि एसएससी का साल है, एसएससी का साल है, एसएससी का साल है। उस साल के 365 दिन में से सिर्फ 194 डेज पढ़ाई होती है, बाकी छुट्टियां ये वो सब चलती, यानी 6.25 महीने। उन 6.25 महीनों में 10 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। उसके अलावा कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, कई को करिकुलर एक्टिविटीज, कई किस्म के एग्जाम्स हैं, तहरीरी मुकाबले हैं, तकरीरी मुकाबले हैं। ये सारी चीजें जो हैं वो 6.25 महीने में कैसे पूरी होती हैं? बच्चों, आपको इसकी वजह मालूम होगी कि आपके स्कूल में पूरे साल का एक टाइम टेबल बना हुआ है, उस पर अमल होता है, इसलिए ये सारी चीजें 6.25 महीने में पूरी होती हैं। फर्ज कीजिए अगर स्कूल में सिरे से कोई टाइम टेबल न हो तो क्या होगा? क्या होगा ये क्या मंजर होगा स्कूलों का? फर्ज कीजिए एक क्लास में तारीख का टीचर पढ़ा रहा है, बाहर ज्योग्राफी का टीचर खड़ा है, वो बोलता है भाई बाहर निकल, मुझे पढ़ाने का। अभी वो जाता है अंदर पढ़ाने के लिए। वो टीचर बोलता है कि अब मैं 2 दिन तक खाली ज्योग्राफिया पढ़ूंगा, बाहर निकलूंगा ही नहीं। स्टाफ रूम के अंदर मैथमेटिक्स के टीचर और साइंस के टीचर में बाकायदा कुश्ती चली हुई, और प्रिंसिपल जो हैं वो सीटी लेकर रेफरी बने हुए। एग्जैक्टली यही मंजर होता वो अगर टाइम टेबल स्कूलों में नहीं होता तो आप देख लीजिए कि वो टाइम टेबल का जादू, ख्वातीनो हजरात और नौजवानों, कि वो टाइम टेबल का जादू अगर स्कूल में चल सकता है तो टाइम टेबल का वही जादू आपके घर में क्यों नहीं चल सकता? तो बात मालूम ये हुई हमको कि टाइम टेबल जो है वो हमारे पास सिरे से टाइम टेबल, घर में कोई टाइम टेबल हमारे यहां पर नहीं है, और इस वजह से हमारा कोई काम मुनज्जम तरीके से, सही तरीके से नहीं हो रहा है। ये जादू की पुड़िया जो टाइम टेबल है बच्चों, आज से अपने घर में लेके आ जाइए और फिर देख लीजिए कि आपका काम कितने अच्छे से, कितनी सुकून के साथ में, कितने अच्छे तरीके से होता है। आपको कोई आदमी अपने सब ऑर्डिनेट्स पे, अपने मातहत काम करने वाले लोगों पर
चीखते चिल्लाते गाली गलौज करते दिखाई दे तो आप पेट पड़ के हंसिए कि इस आदमी के पास टाइम टेबल नहीं है, इसलिए सब ऐसा कर रहा है। तो टाइम टेबल जो है उसका जादू आपके घर में भी चल सकता है, उसको लेके आ जाइए। एक दो बातें इसमें आती हैं कि भाई हम टाइम टेबल बनाते हैं, बच्चे कहते हैं रात को पढ़ाई करते करते हमको नींद आ जाती है, किताबों के ऊपर ही हम सो रहे हैं, टाइम टेबल लटका हुआ है वहीं पर, नींद क्यों आती है? मैं आ रहा हूं, एक माहौल, मुस्बत माहौल हमारे यहां पर कैसे तैयार कर लिया जाए। नींद क्यों आती है रात में हमको पढ़ाई करते करते? आप लोगों को नींद आने की एक पहली वजह यह है कि ये पढ़ूं कि वो पढ़ूं, वो पढ़ूं कि वो पढ़ूं, वो पढ़ूं कि वो पढ़ूं, सबसे अच्छा कुछ नहीं पढ़ूं और सो जाऊं, कोई टेंशन नहीं, क्यों खामखा टेंशन लेने का, इसलिए पहली नहीं आती। दूसरी वजह नींद आने की वजह है जिस पर कभी गौर नहीं करते, वो ये कि रात को हमारा बहुत जरा खा लेने का, ना ऐसे हो सकते ना ऐसे हो सकते, उसके बाद नींद आएगी ही आएगी। क्या बोलेंगे नहीं हम चाय पी लेंगे, चाय से नींद जाती नहीं, गलत फहमी आपकी। स्टूडेंट एज में कम से कम आप आदत बनाइए कि भूख से तीनने वाले कम खाइए। दूसरी वजह यह है कि सुबह को हमारी आंख नहीं खुलती है। बच्चे लोग टाइम टेबल बड़ा अच्छा बनाए, सुबह आंख नहीं खुल रही है, भाई सुबह 5 बजे अलार्म रखा है, 7 बजे तक आंख नहीं खुल रही है, कोई उठाता उठने रहे, अलार्म से उठने रहे। उसका तरीका यह है कि अगर आपको सुबह 7 बजे उठना है तो रात को सोते वक्त 1 गिलास पानी पी के सो जाइए। अगर आपको सुबह 6 बजे उठना है तो रात को सोते वक्त 2 गिलास पानी पी के सो जाइए। और अगर आपको सुबह 5 बजे उठना है तो रात को सोते वक्त 3 गिलास पानी पी के सो जाइए। इससे बेहतर अलार्म और कोई नहीं है, उसके लिए उठना ही पड़ेगा। लेकिन आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं, 4वीं 5वीं क्लास के बच्चे हैं, उन पर ये तजुर्बा ना करें, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको जो करने का वही करेंगे, जब उठने का तभी उठेंगे। एक पाबंद बनाइए अपने आप को किसी टाइम टेबल के किसी तरीके से। अब इसमें और क्या करना है, हमारे बच्चे जो हैं टाइम टेबल बड़ा अच्छा बनाते हैं। रात को 9 बजे वो लिखते हैं x² - 5x + 6 = 0, रात को 9 बजे। उसका सॉल्यूशन उन्हें मालूम है, x = 2 x = 3 मालूम है उनको, जो मुश्किल से 2-3 मिनट का सवाल है। रात को 9 बजे वो लिख रहे हैं और लिखते हैं, फिर कलम रखते हैं, फिर सोचते हैं वो जब मैं दुबई जाऊंगा ना तो मामू को सबक सिखाऊंगा, पहले मुझे मोबाइल नहीं दिए थे, मुझे ये नहीं दिए थे, वो नहीं, 10 बज गए, फिर गए x² - 3x - 2x + 6 = 0, फिर कलम रख दी। और वो क्रिकेट में मेरे को खेलने को नहीं लिए तो लिए 11 नंबर पे उतारे, अभी मैं 11 नंबर पे उतर के सेंचुरी मारूंगा। 11 बज गए, x - 3 x - 2 = 0। देखिए 9 बजे लिया, 12 बजे उसका हल लिख रहा है। इस बीमारी का नाम है डे ड्रीमिंग। ये बीमारी होती है ख्याली पुलाव, ये तमाम बच्चों को होती है। ये एक साइकोलॉजिकल नफ्सियाती बीमारी है। वालिदैन नहीं समझ रहे हैं, बच्चे की किताब खुली है, बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन वो डे ड्रीमिंग में है, वो ख्याली पुलाव में है, और ये एक नफ्सियाती बीमारी है। उसको कैसे पहचानेंगे कि आपके बच्चे में वो बीमारी है या नहीं है? किसी भी बच्चे को समझना है, उसके मयार और मिजाज को समझना है, तो उस बच्चे की रफ कॉपियां खोल के देख लीजिए। रफ कॉपियां बच्चों का बोलता आईना होती हैं। रफ कॉपियों में वो कई कई किस्म की तस्वीरें बनाता है, शेर व शायरी लिखता है, एक इंतहाई गजबनाक फोटो बनाएगा, बड़ी बड़ी आंखों वाला, बड़ी बड़ी मूंछों वाला, उसके नीचे लिखेगा अब्बू। मतलब ये कि वो घर में उसके प्रॉब्लम है, वो अब्बू को ये समझ रहा है। एक इंतहाई उससे गजबनाक फोटो बनाएगा, बड़ी बड़ी गजबनाक आंखों वाली, बिल्कुल हैबतनाक तस्वीर बनाएगा, उसके नीचे लिखेगा मैथमेटिक्स के टीचर। किसी भी स्कूल में सबसे नापसंदीदा शख्सियत मैथ्स के टीचर, वो लिखेगा। इसका मतलब वो वाकई मैथ्स के टीचर को नापसंद करता है, उसको हम कैसे बेहतर बनाएं। तो ये जो होती हैं रफ कॉपियां, उनके खोलकर देख लीजिए, उसमें बात वाज़े हो जाएगी कि ये डे ड्रीमिंग उसको जो है कि एक बीमारी है, एक नफ्सियाती बीमारी है। और उसके लिए करना ये है, उसका इलाज ये है कि आप उसके बाजू में बैठें, और जब भी वो कभी अपने ख्याल, एक डे ड्रीमिंग की बीमारी
बड़ों को भी रहती है, खाली बच्चों को नहीं है। फर्ज कीजिए, क्योंकि हम देखते हैं कि हमको किसी ने एक नई पेन गिफ्ट दिया, सबसे पहले हम अल्लाह या बिस्मिल्लाह लिखने के बजाय अपना खुद का नाम लिखते हैं और बार बार लिखते हैं और कई एंगल से साइन करते हैं और समझ रहे हैं कि हमारा कोई ऑटोग्राफ ले रहा है। और कई, फर्ज कीजिए मेरा नाम एक रफ़ीक खान है, मैंने एक चांद बनाया, उसमें लिखा रफ़ीक, तारा बनाया, उसमें लिखा खान, फिर सोच रहा हूं कि मेरा नाम जो है वो चांद तारों के ऊपर चला गया है, सब लोग मेरे बारे में वाह वाह कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये जो है ये एक नफ्सियाती बीमारी है, बड़ों को भी होती है, लेकिन बच्चों को जब होती है तो जिंदगी भर कायम रहती। सो इसलिए बाजू में बैठिए, टोकिए कि क्यों, अरे क्या सोच रहे तुम, पढ़ो, टोकते रहिए। ये जो है वो टाइम मैनेजमेंट या टाइम टेबल बच्चों के साथ साथ जो है वो बड़ों का भी बनना चाहिए। मैं कुछ अहम बातों को बता रहा हूं कि कहां गलती हो रही है जिसके वजह से हमारे बच्चे ज़हीन होते हुए भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। वो गलती जो है नंबर एक ये कि करियर के ताल्लुक से, मुस्तकबिल के ताल्लुक से हमारे फैसले जो हैं वो सही नहीं होते हैं। क्योंकि हमारे गाइड कौन होते हैं? दुबई में बैठे हुए हमारे मामू। बच्चों के करियर में मामू का बड़ा अहम रोल होता है, मामू बड़ा अहम कलीदी रोल अदा करते हैं। और माए जो हैं वो कितना ही मिसगाइड किया उनके भाई ने, मेरा भाई है, वो मेरा भाई है, कितना ही मिसगाइड किया तब भी अपने भाई की तरफदारी करते हैं माए जो। अब पूरा करियर तबाह कर दिया तो नहीं, मेरा भाई है, उसकी नियत थी क्या? लेकिन वही चाचा ने अगर ये बताया कि वो बस 1:15 बजे आती है, वो बस आई 1:30 बजे, तो माँ कहती है देखा आपके भाई ने क्या किया, 15 मिनट मेरा लाडला वहां पर तप रहा है धूप में। तो ये मामू जो हैं ये बड़ा रोल अदा कर देते हैं हमारे बच्चों के करियर में। तो वो कहें दुबई में, सऊदी में हैं, इंतहाई ज़हीन तरीन बच्चों को लिखते हैं। 85% माशाल्लाह बच्चा एसी मैकेनिक का कोर्स करके आ जाए, यहाँ बहुत वैकेंसी है। 85% माशाल्लाह बच्चा जो है वो एसी मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, प्लम्बर, हेल्पर, फीटर ये बन रहा है। ये गाइडेंस हो रही है हमारे यहाँ पर इसके ताल्लुक से। करियर के ताल्लुक से पिछले 2 दहाइयों में बड़ा नुकसान किया है इन खलीजी ममालिक ने। बड़ी खलीज पैदा कर दी है हमारे समाज में कि करियर का मतलब था पासपोर्ट, पासपोर्ट तैयार रखने की, एसएससी पास फेल जैसे भी है, वीजा आ गया मामला खत्म, वीजा यानी करियर, पासपोर्ट यानी करियर। और इस वजह से हमारे 20 सालों में एक बड़ी अच्छी तादाद में लोग जो हैं वो तालीम से महरूम हो गए और दीनार और दिरहम को जो प्यारे हो गए। इसलिए समझने की बात है कि इसमें करियर के ताल्लुक से हमारा अवेयरनेस होनी जरूरी है। करियर के ताल्लुक से दूसरी हमारी कमजोरी है कि भाई लोग क्या कहेंगे हर बात में। अरे ये कोर्स किया तो लोग क्या कहेंगे, वो कोर्स किया तो लोग क्या कहेंगे, हर चीज के ताल्लुक से लोग क्या कहेंगे। मुझे बचपन की छोटी सी कहानी याद आ रही है कि एक शख्स जो है अपने बेटे के साथ एक खच्चर लिए जा रहा था। बाप जो है वो खच्चर पर सवार था, बेटा उसको खींच रहा था। एक मजमुआ मिल गया, बोले यार कैसा बाप है यार, इतने से बेटे के रास्ते पे चला रहा है, कैसा बाप है? मुझे बाप से नहीं, बाप नीचे उतरा, बेटा चढ़ा, अब बाप खींच रहा है। एक नुक्कड़ पे मिले, बोले यार कैसा बेअदब बेटा है, वो खुद बैठा है और बाप खींच रहा है उसको। खैर उन्होंने देखा तो बाप और बेटे दोनों चढ़ गए उसके ऊपर। एक नुक्कड़ पे मिले लोग, बोले यार कैसा आदमी है, बेजुबान जानवर के ऊपर दोनों सवार हो गए, क्या बात है? तो दोनों उतर गए और फिर उन्होंने ये किया कि उस खच्चर को बांधा और दोनों अपने खंधे पे लेके चलने लगे। ये जो है कहानी लगता है हमको कॉलेज के सिलेबस में भी शामिल करनी चाहिए, जो हमने 4th क्लास में पढ़ी थी। क्योंकि यही ये चीज होता है कि ये कोर्स करूंगा तो लोग ये बोलेंगे, वो हर चीज में बोलेंगे ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहां पर वो फितरत क्या हुई है इंसान की, उसकी मिसाल दूंगा मैं। एक मछली वाली मछली बेचने के लिए बैठती है, सारे टोकरे वो ढांक के रखती है कि ताजी मछली है कहीं उड़ न चली जाए, सिवाय एक टोकरे के। जिस टोकरे में केकड़े होते हैं उसको वो ढांक कर नहीं रखती। हालांकि केकड़े पानी के बगैर जिंदा रहते हैं, वो उस कटोरे की दीवार फांद के जा सकते हैं, लेकिन वो मछली वाली मुतमईन है। क्यों? क्योंकि वो केकड़ों की फितरत से वाकिफ है।
उसे मालूम है कि जैसे ही एक केकड़ा उस टोकरे की दीवार चढ़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा, वैसे ही दूसरा केकड़ा उसकी टांग जरूर खींचेगा। बदकिस्मती से ये केकड़े वाली फितरत जो है वो हम सब की हो गई है। हमारे खानदान में जब कोई एक बोलता है कि मुझे ये बनना है, फौरन केकड़े जमा हो जाते हैं। मामू, चाचा, फूफा, काका सब जमा होते हैं। अरे दिमाग खराब हो गया, कॉमर्स करेगा, ये बिल्डिंग में 25 बीकॉम भी करें, 25 बीकॉम भी करें, फिर उसको जो है पस्त हिम्मत करेंगे, रोज रोज आके अपनी एडवाइस पिलाएंगे। वो बच्चा बोलेगा, चाचा मैंने सोचा जिंदगी में कुछ भी नहीं करने का, बस मेरी ड्यूटी खत्म हो गई। बच्चा जो है वो रास्ते पे आ गया, सही लाइन पे आ गया। तो ये केकड़ों वाली फितरत जो है हो गई। दूसरी बात, जो नकल करने की आदत हम में है, मैं मिसाल दूंगा उसकी। एक चिड़ियाघर में एक शेर और उसको जो है देख रेख करने वाला एक आदमी। शेर यहां पर रहता है, दूसरे पिंजरे में हमेशा जो होता है वो देख रेख करने वाला आदमी उस शेर के लगभग 10 कदम के फासले पर उसके खाने की प्लेट रखता है। फिर वो दरवाजा जो है वो रस्सी से खींच लेता है। शेर जाता है, 10 कदम चलता है, वो गोश्त खा लेता है, गिजा खा लेता है, वापस आता है, चलते रहता है। उसको जो देख रेख करने वाला आदमी रिटायर हो गया, नया आदमी आ गया। उसने क्या किया उसे मालूम नहीं, उसने वो खाने की प्लेट 20 कदम के फासले पर रखी। शेर दरवाजा खोला गया, हस्बे मामूल शेर 10 कदम चला, देखा वहां प्लेट नहीं है, वापस आ गया, बैठ गया। रोज 10 कदम चला और भूख से मर गया। ये बिल्कुल यही आदत कि हमको 10 कदम चलने की, कि जो हमारे यहां बनते आ रहे हैं प्लम्बर, हेल्पर, फीटर और एसी मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, ये 10 कदम चल रहे हैं, लेकिन 20 कदम चलने का रिस्क हम नहीं ले रहे हैं। नहीं, वो मुंबई के बाहर कोई पढ़ने गया नहीं, तो उसके बाहर हम जाने को तैयार नहीं, भेजने को तैयार नहीं है। 20 कदम चलने की अभी तक जज्बा हमारे अंदर पैदा नहीं हुआ है, और ये नकल कर रहे हैं। इस वजह से हमारे बच्चे जो हैं वो आगे तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। और उसके लिए करना क्या है, इसमें बातें हो रही हैं कि करियर के ताल्लुक से कहां कहां पर हमारे यहां पर जो है वो गलतियां हो रही हैं। एक गलती ये होती है शॉर्टकट, जल्दी से आगे बढ़ने का, रातों रात आगे बढ़ने का शॉर्टकट। हमें सब्र नहीं है और जल्दी से छोटा मोटा कोई कोर्स कर जाए, मैकेनिक बन जा, कोई बन जा, जल्दी कमाने लग। बच्चों, शॉर्टकट का अंजाम क्या होता है उसकी एक छोटी सी मिसाल दूंगा मैं। आप फर्ज कीजिए अपनी बिल्डिंग के 10वीं मंजिले पर 10th फ्लोर पे खड़े हैं, नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आपको आपका कोई दोस्त, कोई साथी नजर आ गया। अब उस तक पहुंचने के 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि आप जीने से उतर के आ जाएं, उससे आपको 5 मिनट लगेंगे, लेकिन नहीं, आपको जल्दी पहुंचने का है, सब्र नहीं है। दूसरा रास्ता ये है कि आप लिफ्ट से नीचे उतर के आ जाएं, उसमें आपको 2 मिनट लगेंगे। तीसरा एक रास्ता और भी है, डायरेक्ट नीचे घड़ी लगा के देखो, 10 सेकंड में नीचे, उसके 10 सेकंड के बाद ऊपर। बच्चों, हर शॉर्टकट का यही अंजाम होता है। शॉर्टकट से नहीं, जिंदगी का हकीकी रूप देखते हुए आप आगे बढ़िए, क्योंकि जिंदगी उसे क्या डराएगी जो जिंदगी की तपते हुए रेगजात पर नंगे पांव चला है। शॉर्टकट से आगे मत बढ़िए, क्योंकि आज कई बच्चे जो हैं हमारे शॉर्टकट में, आज 5-7 साल पहले कई बच्चे स्कूल छोड़ दिए मोबाइल बेचने के बिजनेस में। माएँ खुश हैं, बच्चा एसएससी पास हुआ नहीं हुआ, रोज के 300-500 रुपए लेके आ रहा है। ये शॉर्टकट जो है ये इंतहाई तबाहकुन है हमारे लिए। अब इसमें वालिदैन के ताल्लुक से मैं तफसीली बातें पहले कर चुका हूं, एका दुक्का बातें मैं और कहना चाहूंगा। वो ये कि वालिदैन की एक चीज और जो बच्चों के ताल्लुक से रिकॉर्ड बनती है, उसका नाम है अना, ईगो। बाप कहता है नहीं, वो बच्चा मेरे से पूछने को आएगा तो मैं बात करूंगा, नहीं तो मैं बात नहीं करूंगा। वो 8 दिन से मेरे से बात कर रहा है क्या, तो मैं क्यों बात करने जाऊं। अना, ये झूठी अना है आपकी। क्या अना, क्या ये हथियार आप किस पे इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने बच्चे पर। और इस वजह से जो है आज कई घर जो हैं वो इंतहाई डिस्टर्ब हैं। कुछ वालिदैन ये भी कहते हैं कि भाई ये हम सब अपनी इतनी कुर्बानियां देते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बावजूद हमारे बच्चों ने हमको आगे चलकर नहीं पूछा तो, और हमारी खबरगिरी नहीं कि हमको पाला पोसा नहीं, अगर
मदद नहीं की, किफालत नहीं, हम क्या करें? इस दुनिया के आधे दुख मिट सकते हैं। आई रिपीट, इस दुनिया के आधे दुख मिट सकते हैं अगर हम कोई अच्छा काम करें और उसकी तवक्को न रखें। अपने बच्चों से भी हम तवक्को रखते हैं, बच्चा हमें संभालेगा, जब नहीं करता है अटैक आते हैं हमको, अरे हमसे दूर गया। आधे दुख मिट सकते हैं अगर हम अच्छा काम करें, नेक काम करें और कोई तवक्को उसकी न रखें। बात हो रही थी घरों के ताल्लुक से, आखिरी बात, इंतहाई डिस्टर्ब हैं और इसी वजह से जो है हम अपने बच्चों को, घर में जो झगड़े चलते रहते हैं माँ बाप के झगड़ों में जीतता कौन है? कोई नहीं। हारता कौन है? उनके बच्चे, और वो हमेशा हारते हैं। और इसीलिए कई बार जो है हमारे यहां पर एक आदत बन गई है, कोई बच्चा किसी मोमानी के यहाँ पल रहा है, चाची के यहाँ पढ़ रहा है, फूफी के यहाँ पढ़, नहीं वो मोमानी के आंख कता रहा है उसको दे दिए, नहीं फूफी के आंख कता रहा है उसको दे दिए। आप ये सोचिए कि वो उन बच्चों में जो भी गलत बातें पिनप रही हैं, वो सारी बातें आपको कौन बताएगा? उनमें जो भी खराब बातें पिनप रही हैं, जो खराब आदतें आ रही हैं, उनके ताल्लुक से आपको वो लोग आगाह नहीं करेंगे, बल्कि कुछ लोग तो जानबूझकर उनमें वो सारी बुराइयां पिनपने को देंगे। इसलिए खुदा के लिए एक कभी गलती मत कीजिए कि अपने बच्चों को दूसरों को दे दें। ये गलती कभी मत कीजिए, और खुसूसन इसलिए कि हमारे घर जो है डिस्टर्ब हैं, इस बिना पर आप अपने बच्चों को दूसरों के हवाले मत कीजिए। बात हो रही थी पढ़ाई के ताल्लुक से कि हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं और उसके बावजूद क्या मामला होता है। नंबर एक, ये दो कलीदी बातें, दो की पॉइंट्स हैं, जो अहम बातें हैं आपके बच्चों को स्टडी के ताल्लुक से। नंबर एक ये कि 100% अटेंडेंस, आपका बच्चा एक दिन भी स्कूल या कॉलेज से गैर हाजिर न रहे, एब्सेंट न रहे। नंबर एक ये। नंबर दो ये कि डेली रिवीजन, बच्चों में आदत डालिए कि आज जो कुछ भी हुआ है घर पे जाकर उसको आज के आज उसकी स्टडी करें, आज के आज पढ़ाई करें। ये 100% अटेंडेंस और डेली रिवीजन, उसके बाद में कोई भी बच्चा जो है वो कभी नाकाम हो ही नहीं सकता। अब नाकामी जरा सी अगर थोड़ी सी हल्की सी किसी के हिस्से में आती है तो उससे क्या होता है, उसके ताल्लुक से मिसाल दूंगा मैं। फर्ज कीजिए एक वहां पर रेलवे स्टेशन है, वहां से एक ट्रेन आ रही है, एक पूरी भीड़ है, मजमुआ है, उसको ट्रेन पकड़नी है। सब लोग देखते हैं कि वो ट्रेन शायद छूट जाएगी। उस भीड़ में से एक नौजवान जो है वो दौड़ते भागते हाँपते कांपते जो है वो वहां पर पहुंचता है प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म पे पहुंचता है कि तब तक ट्रेन जो है वो रफ्तार पकड़ चुकती है और ट्रेन जो उसकी छूट जाती है। अब ये भीड़ वहां जाती है प्लेटफॉर्म पे, उस नौजवान की हालत देखती है, हाँप रहा है, कांप रहा है, तो टाई किधर, शर्ट किधर, ये किधर, हो पसीने शराबूर। वो सब लोग पेट पकड़ के हंसते, बोले पागल आदमी था, खाली पीली ट्राई किया ट्रेन पकड़ने की, हम किए क्या? क्योंकि हमको मालूम था वो ट्रेन नहीं मिलने वाली। अब यकीन रखिए ख्वातीन हज़रात, उस भीड़ में वही एक जियाला है, उसकी एक ट्रेन छूटी है, उसकी जिंदगी की हर ट्रेन नहीं छूटेगी। और ये जो सारी भीड़ है उसकी जिंदगी की हर ट्रेन यही कहते हुए छूटेगी कि ये ट्रेन हमको मिलने से रही। बच्चों, ट्रेन से मुराद है अपॉर्चुनिटी, मौका। इसका मतलब यह हुआ कि उसकी ट्रेन छूटी फिर भी वो कामयाब है, क्योंकि कामयाबी की डेफिनेशन जो है वो जानता है। कामयाबी इज इक्वल टू कोशिश, सक्सेस इज इक्वल टू एफर्ट। उसको कामयाबी भले ही ना मिले हो, लेकिन उसने कोशिश की, इसलिए वो कामयाब है। देखो, हर चीज का रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में। इंसान के हाथ में अल्लाह ने सिर्फ एक ही लाठी दी है और उसका नाम है कोशिश। और ये कोशिश कीजिए, उसके बाद किसी सूरत में आपको नाकामी मिल ही नहीं सकती। कुरान में जा बजा कई आयतों में जिक्र है कि इंसान को वो मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। सूरह नज्म सूरह नंबर 53 आयत में 36 में भी यही बात कही कि इंसान जो भी करता है, जो भी कोशिश करता है, उसके लिए उसका फल उसको मिलता है। आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा
कि हमारे यहाँ पर जो मुकाबलाती इम्तहानात हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, उसके लिए हमारे यहाँ पर क्यों जहन नहीं बन रहा है। देखिए, हमको अगर वाकई इस मुल्क में फिर से हमको यहाँ पर कब्जा करना है, मेजॉरिटी में नहीं आकर, वो ऐसा नहीं है। कब्जा करने के कई तरीके होते हैं। वाकई कब्जा करना है तो हमारे जो नौजवान हैं उनको ज़िंदगी का एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा। केजी से लेकर 8, 9, 10 तक तो समझो अच्छी पढ़ाई ये तो है ही है, लेकिन एक फार्मूला मोटे मोटे तौर पर वही है कि 14 साल से लेकर 24 साल तक, आई विल रिपीट, 14 साल से लेकर 24 साल तक खूब खूब मेहनत प्लस खूब खूब दौड़ धूप प्लस खूब खूब जागना। सुनहरी अल्फाज से लिख दीजिए इस फार्मूले को। खास तौर पर 14 साल से लेकर 24 साल तक बच्चों, आपकी जिंदगी का सबसे सुनहरा दौर है, ये सबसे गोल्डन पीरियड है, इसमें कोई गफलत नहीं। 14 से 24। आज हम देखते हैं कई बड़े बड़े लोग 70 साल की उम्र हो गई, हाथ में लाठी काठी आ गई, आंखों की रोशनी चली गई, फिर भी वो ढूंढते रहते हैं भाई कुछ काम मिलेगा, कोई जॉब मिलेगा, कोई चपरासी का सही, कोई हेल्पर से। क्यों? 70 साल की उम्र में हाथ में लाठी काठी आ गई, फिर भी वो कुछ काम क्यों ढूंढ रहे हैं? उसकी वजह सिर्फ यही थी कि उन लोगों ने 14 साल से लेकर 24 साल तक अपनी जिंदगी के साथ कोई मजाक किया था, और आज जिंदगी उनके साथ कैसा भयानक मजाक कर रही है कि 70 साल की उम्र में हाथ में लाठी काठी आने के बावजूद उनको कोई जॉब, कोई काम ढूंढना पड़ रहा है। आइए तय कर लीजिए कि आज यहां पर जितने लोग भी मौजूद हैं उनके बच्चों पर इंशाअल्लाह ये नौबत नहीं आनी चाहिए कि रिटायर होने के बाद उनको कोई जॉब ढूंढना पड़े, कोई काम ढूंढना पड़े। और इसके लिए फार्मूला ये कि 14 साल से लेकर 24 साल तक खूब खूब मेहनत। कितनी मेहनत की दौड़ धूप कीजिए, कुछ आपके सेहत पर असर नहीं पड़ेगा। कितनी बार भी दौड़िए, भागिए, और खूब खूब दौड़ धूप प्लस खूब खूब जागना। जागना सीखिए। अब जागने का मतलब ये नहीं, एक लड़का अपने एक दोस्त से कह रहा था, ए मालूम है मैं रात को 1 बजे तक पढ़ाई कर रहा था। 1 बजे पढ़ाई करते? फिर उस सामने वाला लड़का अगर ज़हीन होगा तो उससे पूछेगा, ए तूने पढ़ाई कब शुरू किया? बोलेंगे 12:30 बजे। तो जागने का मतलब ये नहीं कि 2 बजे पढ़ाई शुरू करें 3 बजे खत्म कर रहे हैं। सही मानों में जागना सीखिए। जागने से आपकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। आपने डॉक्टर से पूछिए, मेडिकल डॉक्टर से, फैमिली डॉक्टर से, जो लोग डेथ सर्टिफिकेट देते हैं उनसे पूछिए कि क्या आपने आज तक किसी को ऐसा डेथ सर्टिफिकेट दिया कि आदमी बहुत जागता था इसलिए मर गया? कभी नहीं। जागना सीखिए। हम कहते हैं कि हम माइनॉरिटी में हैं, माइनॉरिटी में हम हैं, कल सुबह हम मेजॉरिटी में आ सकते हैं। कल एक ही फार्मूला है, एक ही फार्मूला है कि अगर इस मुल्क में एक गैर मुस्लिम रोजाना 8 घंटे काम करता है तो चूंकि हम मुसलमान हैं इसलिए हम रोजाना 16 घंटे काम करें। फिनिश। कल सुबह हम मेजॉरिटी में आ जाएंगे कि दुगनी मेहनत, दुगनी अवेयरनेस, दुगनी बेदारी, दुगनी आमदनी हर लिहाज से। तो इसके लिए जागना सीखिए। बिल्कुल सुनहरे अल्फाज से लिख दीजिए बच्चों ये अपने जहन पे ये फार्मूला कि 14 साल से लेकर 24 साल तक खूब खूब मेहनत प्लस खूब खूब दौड़ धूप प्लस खूब खूब जागना। मैंने कहा कि हिंदुस्तान में सिर्फ 10% ब्राह्मण्स हैं और पूरे मुल्क की सारी पॉलिसीज पर उनका अमल दखल है। उसकी वजह यह है कि सारे IAS IPS ऑफिसर्स वही हैं और उनको कोई रिजर्वेशन हासिल नहीं है, सिर्फ मेहनत से। और क्या करते हैं वो? एक ही फार्मूला अपनाते हैं वो कि हर इम्तहान के लिए, हर एग्जाम के लिए हमको 24 महीने पहले जागना है। फिनिश। क्या होता है? बच्चा जैसे ही 8th पास हो गया तो घर में हलचल शुरू हो जाती है। 10th कैसा करेगा, 10th के एग्जाम कहां से, 10th के बुक्स कौन से, 10th के लिए कहां से कोचिंग, कौन से ट्यूशंस, कौन से। 10th जैसे बच्चा पास हो गया, 12th के बाद क्या, 12th के लिए कौन से क्लासेस, 12th के लिए कौन से नोट्स, कौन से बुक्स, कौन से। हलचल शुरू हो जाती है 2 साल पहले। 24 महीने पहले जागिए और हिंदुस्तान की सारी पॉलिसीज आपकी मुट्ठी में, आपकी जेब में। ये बहुत जरूरी है और उसकी डेडिकेशन बहुत जरूरी है इस ताल्लुक से, क्योंकि ये जो सारे IAS हिंदुस्तान और कोई भी मुल्क जो है उसको सियासतदान नहीं चलाते हैं। जो ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, IAS IPS IFS ऑफिसर्स हैं,
ये चलाते हैं और उसमें हमारी नुमाइंदगी जो है वो सिफर है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? आज से चंद साल पहले मैंने बांद्रा में एक बहुत बड़ा मुसलमानों की एक गैदरिंग जमा की। 300 लगभग मुस्लिम ग्रेजुएट्स जमा किए और मैंने 3 घंटे लेक्चर दिया कि ये IAS IPS ऑफिसर्स के इम्तहान की अहमियत क्या है। और मैंने कहा कि आप लोग जो हैं इस कौम की तकदीर को संवार सकते हैं, इसलिए बनिए। और सारी अहमियत मैंने बताई कि भाई ये क्या होता है। सवाल जो आपके सेशन में मैक्सिमम बच्चों ने सवाल ये पूछा कि IAS ऑफिसर को कितनी तनख्वाह मिलती है, कितना पगार मिलता है, बताइए। अब वो तो दाल भात खाते हैं, वो कभी तनख्वाह नहीं पूछते कितनी तनख्वाह मिलती है, क्योंकि अगर सही ईमानदार और तकवा वाले IAS ऑफिसर्स अगर मुल्क की पॉलिसी में हिस्सा लेते हैं तो ये मुल्क हमारा हो जाएगा। वरना कोई ये नहीं है कि ये जो एग्जाम जो होता है UPSC का एग्जाम जिसके से IAS IPS ऑफिसर बन सकते हैं, ये वाहिद एग्जाम है बच्चों कि उस एग्जाम में फेल होने में भी फायदा है। यानी हाथी मरा भी तो 1.25 लाख का। कैसे? कि इस एग्जाम की तैयारी में हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, रिलीजन, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, साइंस, इन सब के ताल्लुक से इतना सारा नॉलेज आपके पास में आता है कि अगर आप फेल भी हो गए, डिस्क्वालीफाई भी हो गए इस एग्जाम में IAS के, तब भी हमारे मोहल्ले में एक नौजवान ऐसा तैयार होता है कि जो गवर्नर से बात कर सकता है, जो कलेक्टर से बात कर सकता है, जो डिप्टी सेक्रेटरी से बात कर सकता है, उसको उसके राइट्स मालूम है। उसको कोई आके नहीं बोलेगा यू आर अंडर अरेस्ट, अरे काय का अरेस्ट, उसको कायदा कानून एडमिनिस्ट्रेशन सब मालूम है। इसलिए ये एक एग्जाम ऐसा बच्चों है UPSC का जिसके जरिए से फेल होने में भी फायदा है, डिस्क्वालीफाई होने में फायदा है, और पास होने में भी तो ये मुल्क ही आपकी जेब में आ जाएगा। मोहम्मद फैयाद फलाही साहब, मुतरजिम, कुवैत कौंसलेट, मुंबई। बच्चों की तालीम का मीडियम उर्दू होना चाहिए या अंग्रेज़ी? तालीमी तजर्बात की रोशनी में वजाहत फरमाएं। बड़ा $1 मिलियन सवाल है कि भाई मीडियम जो है वो कौन सा होना चाहिए, उर्दू या इंग्लिश। दुनिया के सारे माहिरीन तालीम इस बात से इत्तिफाक करते हैं कि बच्चे की तालीम जो है वो मादरी ज़ुबान में, मदर टंग में होनी चाहिए। उसकी सिर्फ तालीम ही नहीं बल्कि तरबियत में भी, उसके नशोनुमा में भी काफ़ी मदद मिलती है अगर मादरी ज़ुबान में तालीम हो तो। लेकिन अब इसे क्या कीजिए कि हमारे यहाँ पर बदकिस्मती से उर्दू जो स्कूलें हैं उनमें से अक्सर स्कूलों का मयार जो है वो दिन ब दिन घटते जा रहा है और इस बिना पर इंतहाई मायूसी भी तारी है और इस बिना पर अच्छे और डेडिकेटेड असातिज़ा उर्दू मीडियम स्कूलों के लिए मिल भी नहीं रहे हैं। कि मैं जानता हूँ महाराष्ट्र भर में 894 उर्दू मीडियम हाई स्कूलें हैं। एक बड़ी तादाद है, इसलिए कि 16 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश में जहाँ कभी उर्दू का बोलबाला था, एक भी उर्दू मीडियम हाई स्कूल नहीं है, एक। लेकिन स्कूलों के जो मयार है वो घटते जा रहा है और सब लोग जो हैं वो एक दूसरे को उंगलियां उठा रहे हैं। प्राइमरी स्कूल वाले हाई स्कूल की तरफ, हाई स्कूल वाले वालिदैन की तरफ, वालिदैन इंतज़ामिया की तरफ, ये जो हैं चक्कर चल रहा है। इस बिना पर मयार जो है वो घटते जा रहा है। दूसरी बात जो हमने ये की कि अंग्रेजी ज़बान में एक ताकत है, कोई दो राय नहीं है। क्या आज क्या वजह कि ये आज़ादी के बाद अंग्रेज चले गए, 60 साल हो गए, अंग्रेजी सिर्फ शहरों में थी, अब गाँव में आ गई, मोहल्लों में आ गई, घरों में आ गई, घुसते जा रही है। कुछ तो ताकत है उसमें, उसकी ताकत को हमको तस्लीम करना पड़ेगा कि आज उसमें कुछ एक ताकत है। उस ताकत को हमारे उर्दू वालों ने अपनाया नहीं। वो मुशायरों में झूमते रहे, वाह वाह करते रहे और अंग्रेजी ज़बान में जो जदीद उलूम जिस तेज रफ्तारी से उसके दामन में आते गए, उसको हमारे यहाँ पर तर्जुमा करना भी ज़रूरी नहीं समझा गया। दामन खाली हो गया हमारा उर्दू का। साइंस, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट और इन सारे जो जदीद उलूम हैं उससे हमारा दामन खाली हो गया। गालिब और मीर की गज़लें और अनीस और दबीर के मरसिए, इन्हीं को अपनी विरासत समझने का अंजाम हमने देख लिया
कि आज उर्दू जो है वो दूसरी तीसरी लेवल की जबान बन चुकी है, और अंग्रेजी के जो जदीद उलूम उसमें हैं उसको अपनाने से हम महरूम हो गए। महाराष्ट्र के लेवल तक बता सकता हूं कि ये कतई मुमकिन है। लगभग 15 साल से यहाँ पर इस रियासत में एक बड़ी अच्छी पॉलिसी है कि उर्दू मीडियम स्कूलों में 5वीं से लेकर 10वीं तक मैथमेटिक्स और साइंस को इंग्लिश में पढ़ा सकते हैं, जिसको सेमी इंग्लिश कहते हैं, और गवर्नमेंट उनको पूरी सैलरी देगी, पूरी मदद करेगी, किसी कटौती किसी किस्म की नहीं होगी। इस बिना पर जो है वो जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो कम से कम सेमी इंग्लिश में यानी हम पढ़ा सकते हैं। ये हमको करना पड़ेगा। मैंने एक किताब लिखी थी, बताया गई आपको, उर्दू इंग्लिश भाई भाई, उसमें मैंने यही जिक्र किया था कि अंग्रेजी से नफरत मत करो, उर्दू को समझो कि ये अंग्रेजी की छोटी बहन है, अंग्रेजी बड़ी बहन है, उर्दू छोटी बहन है, और दोनों साथ साथ चलें तो उससे हमारी जबान भी जिंदा रह सकती है और अंग्रेजी जो है वो हमारे यहाँ पर भी आ सकती है। कि हमारे यहाँ पर जो आज कुनूतियत छाई हुई है, जो मायूसी छाई हुई है उर्दू के ताल्लुक से, वो भी हमारे यहाँ पर खत्म हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ अब इसका नुकसान ये भी हुआ कि जो अंग्रेजी का जो एक जुनून तारी हो गया, उसकी नज़र में यह हो गया कि कई गांव खाली हो रहे हैं कि उर्दू स्कूलें जो हैं वो थर्ड क्लास हैं बोलते हुए, और बंबई में आकर सबर्ब्स में वो लोग 4th ग्रेड की इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखला लेते हैं कि बच्चा हमारा इंग्लिश पढ़ रहा है, टाई बांधता है और लप्पे आती है दुआ के बजाय वो जैक एंड जिल बोलता है, पुसी कैट बोलता है, बस यही देखने था हमको। इसलिए 3rd ग्रेड के उर्दू स्कूलें करार दे रहे हैं और 4th ग्रेड के इंग्लिश मीडियम स्कूलों में दाखला ले रहे हैं। इनसे भी हमको बचना है। हमारा मशवरा यह है कि अगर आप उर्दू मीडियम स्कूल में दाखला ले रहे हैं तो वहाँ पर आप जोर दीजिए कि मैथमेटिक्स और साइंस को कम से कम प्राइमरी स्कूल लेवल से ही अंग्रेजी में पढ़ाया जाए। अंग्रेजी बोल चाल कन्वर्जेशन जो हैं उसके एक्स्ट्रा क्लासेस हमारे यहाँ पर हो जाएं, तो उसके बाद में इंशाल्लाह ये जो अंग्रेजी की सुनामी जो है उसका उर्दू बड़े ही ताकत के साथ मुकाबला कर सकती है। मिसेस खत्री टीचर हैं, उनका सवाल ये है कि उन इदारों के कुछ नाम और एड्रेस बताइए जो बच्चों की एजुकेशन के लिए मदद करते हैं। अभी इसके लिए वक्त बहुत कम है। वैसे एक IDB स्कॉलरशिप है इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की, जो दिल्ली से जारी होती है, बम्बई में भी उसके फॉर्म बनते हैं, उसका अखबारात मैदान आते हैं। दूसरा एक मेस्को ट्रस्ट है माहिम में दरगाह के सामने। तीसरा हाजी अली दरगाह ट्रस्ट है जो हाजी अली ट्रस्ट के जरिए से इस वजह मीरा दादा दरगाह ट्रस्ट है। इसके अलावा कालसेकर ट्रस्ट है बॉम्बे सेंट्रल पे। और अभी आपने ऐलान इसका भी सुना होगा कि IRF एजुकेशनल स्कॉलरशिप भी जारी हुए हैं। हमारे शराइत जो हैं वो सख्त हैं, सख्त इस लिहाज से कि जो दीन के मामलात में खराब बच्चा है, क्योंकि एक बच्चे की ऐलान ही किया गया है कि एक बच्चे की 100% फीस, और उसके 1 लाख फीस क्यों नहीं, 1 लाख की 1 लाख दी जाएगी, उसको 10 जगह दौड़ने की जरूरत नहीं है, पूरी फीस जब अदा की। इसका मतलब उस बच्चे को एडॉप्ट किया जा रहा है IRF के जरिए से, तो बिल्कुल ठोक बजा के ही देखा जाएगा कि उस बच्चे में दीनियत का फैक्टर कितना है, कि वो बच्चा हमारी कम्युनिटी के लिए, कौम के लिए कितना एसेट साबित हो सकता है, कितना सरमाया साबित हो सकता है, और उस सही मानों में एक मुसलमान इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, लेक्चरर जो भी है वो बन सकता है, वो देखना है। तो उस शर्त के साथ में IRF एजुकेशनल ट्रस्ट, ये चंद ट्रस्ट हैं जिसके जरिए से आप फायदा उठा सकते हैं। कुरैशी रफ़ीक अहमद साहब, उनका सवाल ये है कि आप कहते हैं कि लड़कियों को ऊंची तालीम दो, मगर ऊंची तालीम की आड़ में लड़कियां गलत काम कर रही हैं, कुछ नसीहत करें मिसाल के हवालों से। देखिए, हर चीज़ में अच्छाई और बुराई के दोनों पहलू निकलते हैं। कि अगर आप अपने बच्चों में बचपन ही से तकवा उसकी घुट्टी में उसको पिला देते हैं, बचपन ही से उसको नमाज का पाबंद बना देते हैं, बचपन ही से घर में रोज कम से कम 15 मिनट दर्स कुरान विद ट्रांसलेशन तर्जुमे के साथ में होता है, अपनी हुदूद हमको बताते हैं, हमारी मंजिल क्या है, कि हम जन्नत से आए हैं, दोबारा हमको जन्नत में जाना है, वो हमारी मंजिल है, ये सारी चीज़ें बता देते हैं, और हलाल और हराम की तमीज़ उनको सिखाई जाती है। तो उसके बाद में आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए
बेफिक्र हो जाइए कि बच्चियां जो हैं वो कतन गलत काम नहीं करेंगी। उसके बावजूद आपको चेक करते रहना चाहिए, जाते रहना चाहिए। प्रीफरेबली जो है वो कोएड कॉलेजेस न हो, लेकिन जो प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं जहां पर कोएड ही होते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमारे अकाबिर, नहीं नहीं वो जो इंजीनियरिंग मेडिसिन कॉलेज उसमें लड़के लड़कियां पढ़ते हैं उसमें बच्चों को नहीं भेजना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, मत भेजिए। उनसे मैं कहता हूं कि जल्दी से जल्दी पहली फुर्सत में मुसलमानों के लड़कियों के मेडिकल कॉलेज कायम कर दीजिए, मुसलमानों के लड़कियों के इंजीनियरिंग कॉलेज को खोल दीजिए। यह कोई हल नहीं हो गया। अभी एक बड़ा शोर उठा था वंदे मातरम के ताल्लुक से, फिर जो है एक यूपी में फतवा आ गया। फतवे हमारे पास जो है वो तैयार रहते, हमेशा तैयार रहते हैं। आ गया कि भाई वंदे मातरम अगर स्कूल में पढ़ाएंगे तो हम अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजेंगे। तो ये कोई हल हो गया? हल ये होना चाहिए कि अगर स्कूलों में वंदे मातरम पढ़ाया जा रहा है तो हम अपने इस्लामी स्कूल कायम करेंगे और उन इस्लामी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजेंगे। हल ये है, स्कूल में नहीं भेजेंगे, जाहिल रखेंगे अपने बच्चों को। ये कोई हल नहीं हुआ। बिल्कुल उसी तरीके से कहीं कहीं अगर मामला बिगड़ रहा है तो चेक रखिए, देखिए, और अगर मामला वाकई बिगड़ रहा है बच्चों को रोक लीजिए। फिर बच्चियां कितनी भी ज़हीन हो, 95% लेने वाले मार्क्स वाले बच्ची हों कॉलेज से, उनको रोक लीजिए। क्योंकि हमारी कौम को डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं है, इंजीनियर की ज़रूरत नहीं है। हमारी कौम को ज़रूरत है मुसलमान डॉक्टरों की, मुसलमान इंजीनियर्स की, उसकी ज़रूरत है। तो उसके लिए चेक करते हुए हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। मोहम्मद अनीस आज़मी बिजनेसमैन हैं। वो कहते हैं कि मेरे 2 बच्चे हेयरिंग हैंडीकैप हैं। एक लड़का अबू सालेह जो 10वीं का तालिब इल्म है और दूसरी लड़की नाजिया आज़मी जो 9वीं की तालिबा है। मुझे ये जानना है कि अबू सालेह आज़मी के लिए जो अपना करियर फ़ाइन आर्ट और एनिमेशन की फील्ड बनाना चाहता है, जिसमें उसकी दिलचस्पी भी है, ये दोनों फील्ड के बारे में इजहार ख्याल करें। हैंडीकैप बच्चे हैं दोनों। देखिए, ये अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश होती है हैंडीकैप, और उनके वालिदैन जो हैं, मैं कई हवाले से कह सकता हूँ कि उनके सही खिदमत सही ये करते हैं तो वो जन्नत के हकदार हो गए। हमको जो हमारे बच्चे अगर नॉर्मल हैं तो हमको जन्नत बनाने के लिए हमको पापड़ बेलने पड़ेंगे, खूब 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 खिदमत करनी पड़ेगी, खूब खूब नेक काम करने पड़ेंगे। लेकिन जिनके बच्चे हैंडीकैप हैं, अगर जहनी तौर माजूर हैं या हैंडीकैप हैं, फिजिकली हैंडीकैप हैं, मेंटली हैंडीकैप हैं, विजुअली हैंडीकैप हैं, तो उन बच्चों की सही तालीम, सही तरबियत और उनकी खिदमत उनके माँ बाप के लिए जन्नत का बाहिस बन सकती है। तो उनके लिए उस तरीके से काम करें। नंबर 1, देखिए, एक कंप्यूटर एक फील्ड जो आ गई है अपने आप में एक बहुत बड़ी नेमत आ गई है, इसलिए कि इस फील्ड में कई ऐसे शोबे हैं कि जिसमें आपकी डिग्रियां पूछी नहीं जाती हैं। बीए है क्या, बीकॉम है क्या, बीएस, ये नहीं है, बल्कि कंप्यूटर के ताल्लुक से नॉलेज कितना है, जिसमें बीए बीकॉम बीएस से कोई अमल दखल नहीं है। उनमें से एक फील्ड जो है वो है डीटीपी, ग्राफिक्स, एनिमेशन और मल्टीमीडिया। डीटीपी, ग्राफिक्स, एनिमेशन और मल्टीमीडिया। उस बच्चे में जरा सी क्रिएटिविटी है और क्रिएटिविटी पैदा की जा सकती है। तो ये ऐसे कोर्सेज जो हैंडीकैप बच्चों के लिए तो बहुत बड़ी नेमत है कि घर बैठे बैठे वो एक कंप्यूटर सेट बिठा लिया और उसके जरिए से उसकी रोजी रोटी जो है वो शुरू हो गई। और उसमें बहुत स्कोप है, क्योंकि क्रिएटिविटी जो है उसका कोई लिमिट नहीं है, उसको कितनी हद तक आप जा सकते हैं, और कई किस्म की क्रिएटिविटी है, उसमें आप हिस्सा ले सकते हैं। ये कोर्सेज अलबत्ता महंगे हैं, लेकिन उसमें एक बहुत ही अच्छा, ज़बरदस्त और शानदार करियर है। और अभी जो इस्लामी चैनल हैं, जो पीस टीवी है और भी कई हो सकते हैं, उसमें और कई डॉक्यूमेंट्री जो बनते हैं अच्छी वाली, उसमें इन सबों में अच्छे जो क्रिएटिव डायरेक्टर्स हैं, क्रिएटिव स्टाफ है, बदकिस्मती से हमारी कौम में उतना दस्तयाब नहीं है। इसलिए इसमें बहुत अच्छा फ्यूचर है, आप बिलाशुबा अपने बच्चे को इसमें डाल सकते हैं। बहन की तरफ से एक सवाल है। ज़ैनब आलिमा कोर्स कर रही हैं जामिया रहमानिया में कि मोहतरम जनाब, मेरे वालिद साहब आपके कहने के मुताबिक दफ्तर से घर, घर से दफ्तर के अलावा अल्हम्दुलिल्लाह नमाज के बहुत पाबंद हैं, लेकिन हमारे भाई बहनों के स्कूल की किताब कापी वगैरह से कोई मतलब नहीं, कहते हैं वो माँ की जिम्मेदारी है। बराए मेहरबानी वजाहत फरमाइए। ये वही बात हो गई है कि वालिदैन की जिम्मेदारी में तरबियत और तालीम दोनों अहमियत रखते हैं। और आज के इन हालात में जिसका एक
मामूली बगैर पढ़ा लिखा आदमी भी जो है इसका मुताला कर सकता है कि हम क्यों पिछड़े हुए हैं, क्यों तालीम के मैदान में पिछड़े हुए हैं। इसलिए हम जो हैं वो अरब ममालिक में हमारे ममालिक कहते हुए जाते हैं, और वहाँ पर भी एयरपोर्ट पे जो हैं वो धक्के मार रहे हैं सामान की गाड़ियों को, और वहाँ पर भी अच्छे काम हमको नहीं मिल रहे हैं। उसकी वजह यह है कि तालीम के मैदान में जो हैं वो पिछड़े हुए हैं। अगर बदकिस्मती से तालीम के लिए कापियाँ, यूनिफॉर्म और फीस, इन सब के लिए अगर जिम्मेदारी वालिदैन नहीं निभा रहे हैं तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है उससे वो महरूम है, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी वो निभाने से कासिर हैं। तो उसके लिए यकीनन उनको इस किस्म के जो तालीमी जो प्रोग्राम होते हैं, मजलिसें होती हैं, उनको बार बार लेके जाना पड़ेगा, उनकी तरबियत करनी पड़ेगी, उनकी जहन साजी करनी पड़ेगी कि ये बच्चे अगर अपने पैरों पे खड़े नहीं होते हैं और मुफलिस का शिकार होते हैं और मोहताजी का शिकार होते हैं तो एक बड़ा अजाब है। क्योंकि हमको, हर मुसलमान को सिर्फ और सिर्फ यही बात सोचनी है और तवक्को रखनी कि अल्लाह हमें सिर्फ तेरा और सिर्फ तेरा ही मोहताज बना, किसी और का मोहताज न बना। और अगर वो तालीम हासिल नहीं कर रहे हैं, किसी और के मोहताज बन रहे हैं, तो उसके सारे अजाब जो हैं वो वालिदैन पे आते हैं। इस जानिब उनको तवज्जो देने की ज़रूरत है। Sheikh Salman, BSc. Today, BPOs or call centers hire students who earn lot of money in short duration. Parents give this example to demoralize their children. How to convince them for education? देखिए, हर दौर में कुछ न कुछ एक नई नई चीज़ ऐसी आती है जो ये जो तालीमी धारा जो है, एजुकेशनल मेन स्ट्रीम जो है, उससे हमको दूर कर देती है। तो मैंने कहा कि गल्फ कंट्रीज़ का एक मामला आया था, 2 दहाइयों 2 डिकेड्स हमारे जो बच्चे हैं वो तालीम से दूर होके वीज़ा लेके भागने लगे। अभी बीपीओज आए, ये बीपीओ जो आए हैं इसमें चूंकि बहुत अच्छी तनख्वाहें हैं, इसलिए कई बच्चे जो हैं वो आला तालीम को छोड़ छाड़ के उसके पीछे जा रहे हैं। उसमें उन बच्चों का भी लालच है और वालिदैन का भी। देखिए, ये बीपीओज जो हैं अब बहुत सारी वजूहात की बिना पर एक बहुत ही ऐसा फैक्टर बनते जा रहे हैं कि जिसके ज़रिए से पूरा समाज जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। क्यों, तनख्वाहें भले ही अच्छी हों यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जो मेंटल स्ट्रेन बच्चों पे आ रहा है, नींद की गोलियां लेके सोना पड़ रहा है, 15,000 तनख्वाह, लेकिन नींद की गोली बगैर नींद नहीं आ रही है, और उससे जो है साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करने पड़ रहा है बार बार, और मैकेनिकल तरीके से हमारे मुंह जबान जो हैं, हमारे आसाब हिल रहे हैं। तो ये बीपीओ के ये बड़े नुकसानात हैं। इसलिए मेरी राय ये होगी कि ये शॉर्ट टर्म गेन्स जो हैं उसके पीछे मत भागिए, बल्कि एक लॉन्ग टर्म गेन्स और एक तवील मुद्दती फ़ायदा, एक बड़ा मुस्तकबिल, शानदार मुस्तकबिल, उसकी आप तमन्ना कीजिए, माँ बाप भी और बच्चे भी। एजाज मोहम्मद, TEE। सवाल भाई का यह है कि स्कॉलरशिप देने वाले इदारे सिर्फ स्टेज पर अपनी कारगुजारियाँ बयान करते हैं, ज़रूरतमंद और हकदार बच्चों को उनका हक़ नहीं मिलता। इदारे सिर्फ अपना एडवर्टाइज करते हैं, वालिदैन ऐसे इदारों से रुजू नहीं करते क्योंकि ज़िल्लत का सामना करना पड़ता है। मैंने कहा कि जो ट्रस्ट जो हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट जो हैं, उनको जो चलाने वाले जिम्मेदारान होते हैं उनको चैरिटी की डेफिनेशन ही मालूम नहीं होती है। तो वो बदकिस्मती से ऐसे वालिदैन के साथ, बच्चों के साथ में बदसलूकी करते हैं, और इन लोगों को बार बार एक्सपोज। मैं अपने जो कॉलम जो मैंने कहा लिखता हूँ पिछले 15 सालों से मुसलसिल, कई बार इन लोगों के नाम ले लेके इनको मैं एक्सपोज करते रहता हूँ ताकि उनमें कुछ जो है वो शराफत जागे। लेकिन ऐसे ट्रस्ट जो हैं उसकी कमी है, इस कमी का फ़ायदा वो उठाते हैं और वालिदैन और बच्चों को ज़िल्लत का शिकार होता है। तो ऐसे ट्रस्ट जो हैं बैतुल माल की शक्ल में हमारे हर बस्ती में आना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ पर देखिए, हम जो कहते थे मार्क्सिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, बरसों से जो हम डूड के बजा रहे थे, पूरी ये चीज़ें जो हैं, पूरी थेरी इस्लाम की 2 चीज़ों के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं है। नंबर 1 ये एक हदीस कि हमारी इबादतें मकबूल नहीं हैं अगर हमारा पड़ोसी भूखा सोया हुआ है। नंबर 1 ये, और नंबर 2 ये
कि हमारा ये फरीज़ा कि हम अपनी आमदनी का 2.5% गरीबों में ज़कात के तौर पर तकसीम करें। इसके सामने सारे इज़म, सारे सोशल प्रोग्राम्स, सारे इकोनॉमिक थेरीज, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म, सारी जो हैं वो कोई मायने नहीं रखते हैं। ये हमारे सामने जब है और उसका अगर हम गलत फ़ायदा ले रहे हैं तो ये बदबख्ती है। और हमारी अपनी, और वो जो ट्रस्ट चला रहे हैं और उनके जो डोनर्स हैं, जो डोनेशंस देते हैं, जो अतियात देते हैं, वो खुद इस समझ लें कि वो अपने आप जो है वो अपनी आकिबत खराब कर रहे हैं वहाँ पर उन ट्रस्ट में पैसा देकर। मुजना अंसारी BSc, उनका सवाल ये है कि व्हाट इज़ योर ईमेल एड्रेस एंड वेयर इज़ योर काउंसलिंग सेंटर्स अराउंड मुंबई। मैं अभी सिर्फ ईमेल एड्रेस आपको देता हूं, उससे आप पूरा मालूम कर सकते हैं। ईमेल आईडी है जहां पर बच्चों की, वालिदैन की गाइडेंस होती है प्रायर अपॉइंटमेंट के साथ में। मुफ्त में गाइडेंस है, पिछले 12 सालों से मुफ्त में चली हुई है गाइडेंस। उसमें किसी किस्म कोई फीस नहीं है, कुछ नहीं है। जो मंडे टू फ्राइडे आप फ़ोन करके इसमें आ सकते हैं। ईमेल आईडी है muslimeducation@rediffmail.com। मुस्लिम एजुकेशन, कोई डॉट नहीं, कोई हाइफन नहीं, कोई कॉमा नहीं, कुछ नहीं। muslimeducation@rediffmail.com, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मुहिबुद्दीन काजी स्टूडेंट हैं, उनका सवाल ये है कि आर देयर एनी मुस्लिम इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड IAS, ICS एंड IPS कोचिंग इन महाराष्ट्र। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि VT पर जो है गवर्नमेंट का अपना इदारा है जो अपना एक टेस्ट लेते हैं और उस टेस्ट के जरिए से आपको दाखिला मिलता है। वहां से अगर आप करते हैं, पहले से तैयारी करते हैं अच्छी सी और जहन बनाते हैं, 10th के फौरन बाद मेरे पास में ग्रेजुएट आते हैं, बीकॉम क्या किया आपने, बीकॉम किया, आप क्या करना है, IAS ऑफिसर बनने का है। मैं इसे कैजुअली पूछता हूं कि IAS का फुल फॉर्म क्या है, नहीं मालूम, फुल फॉर्म नहीं मालूम IAS का, लेकिन IAS ऑफिसर बनने का है। तो ये जहन साजी 10th के फौरन बाद अगर होती है और ग्रेजुएशन के 5 सालों में रोजाना 2-2 घंटे कम से कम अगर आप हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मेंटल एबिलिटी, रिलीजन, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, साइंस, इन सब के ताल्लुक से अगर आप मालूमात हासिल करते हैं, बुक्स रेडीमेड मार्केट में अवेलेबल है, तो आपकी जहन साजी इसमें हो सकती है। नंबर 1, उस इदारे से गारंटी के साथ में आप बिल्कुल पास हो सकते हैं। दूसरा इदारा जो है वो जिसके गारंटेड रिजल्ट्स हैं वो है दिल्ली में हमदर्द नगर में जो है, उनके इदारे से भी आप IAS की कोचिंग ले सकते हैं, अपना टेस्ट लेते हैं। बंबई में जो है वो 1-2 साल पहले आयशा भाई ट्रस्ट ने, एक बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, मैं नाम भी लेना चाहूँगा उनका, और वह हैं अब्दुल कादिर फजलानी साहब, जो कौम के लिए बहुत काम इसलिए कर रहे हैं कि जो म्यूनसिपलिटी के स्कूलें जो दम तोड़ चुकी थी उनमें एक नई जान उन्हें लाई अपने तरीके से। और अभी उन्होंने जो है मुसलमानों के लिए कोचिंग IAS IPS ऑफिसर के लिए शुरू कर दी है, और वो है JJ हॉस्पिटल के जो कंपाउंड है उसमें आयशा भाई कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, वहाँ पर मुसलमानों के लिए फ्री कोचिंग होती है IAS IPS ऑफिसर की। तो उसके लिए भी आपका टेस्ट लिया जाता है। टेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है, वरना बच्चे आते हैं भाई ये जो है इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है वो ही मालूम नहीं उसको, बोलते कितना याद रखेंगे, बदलते रहता है, और रोज़ ये बदले तभी वो प्राइम मिनिस्टर, नाम तो याद रखना चाहिए अपने को। तो ये सही टेस्ट के साथ में यहाँ पर आपकी कोचिंग हो सकती है। अपनी बात इन दुआओं पे ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह करे कि हमारे कौम में, हमारे माशरे में एक सही मानों में तालीमी और इल्मी इनकलाब आ जाए। अल्लाह करे कि हम तमाम वालिदैन को अपनी जिम्मेदारियों का खूब एहसास हो। अल्लाह करे कि हमारी सारी कौम की जो मोहताजी है, मुफलिसी है, वो दूर हो जाए और हम सब अच्छे वालिदैन और हमारे बच्चे फर्माबरदार और अच्छे कामयाब मुसलमान बच्चे साबित हो जाएं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह मुबारक कापड़ी साहब। मैं आप तमाम हज़रात के शुक्रिया के साथ इस नशिस्त के अख्ताम का ऐलान करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।